हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का अगला लेक्चर है और आज के लेक्चर में हमें रिमेनिंग टॉपिक्स जो है वो सारे देखना है। दैट इज आपका लीब्निट्ज रूल, रिडक्शन फॉर्मूला, एस्टिमेशन। ये 3 टॉपिक्स बाकी है, इनको हमें डिटेल में कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिडक्शन फॉर्मूला के साथ। ठीक है, तो क्या है रिडक्शन फॉर्मूला? देखो, हम जब किसी इंटीग्रल को निकाल नहीं पाते तो हम उसका एक फॉर्मूला निकाल करके रखते हैं ताकि इटरेशन प्रोसेस के थ्रू हम अलग अलग वैल्यू में इंटीग्रेट कर पाए उसको। ठीक है ना। रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला बेसिकली रिडक्शन टेक्निक बहुत ही ज्यादा काम में आता है ना। तो चलिए, हमारा रिडक्शन फॉर्मूला स्टार्ट हुआ और हम टोटली 6 फंक्शन का रिडक्शन पहले करेंगे। दैट इज साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अभी आप बोलोगे सर इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता है ना, ये सारे के सारे तो आपने बता दिए थ्रू डिफरेंशिएशन, पहला लेक्चर में बता दिए। बट मैं सबसे पहले आपको साइन टू दी पावर 2, 3 ऐसे नहीं दूंगा, साइन टू दी पावर mx dx देता हूं। ये कोई भी जनरल रिडक्शन है आपके पास, है ना। साइन टू दी पावर mx, साइन के पावर में कुछ भी हो तो आप कैसे इसका आंसर निकाल पाओ। ठीक है, क्लियर। चलो तो देखते हैं, चलिए इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे। अगर आपके दिमाग में कुछ और चीज आ रहा है तो आप ट्राई करके देख सकते हो इसको करने के लिए। ठीक है, क्लियर। पॉज करके आप ट्राई करके देख लो, है ना भाई। चलो अपन तरीका बताते। ये n के टर्म में है ना, तो इसको मैं i सफिक्स n से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी इसको मुझे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, साइन टू दी पावर nx को अपन क्या करेंगे, साइन टू दी पावर n-1 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स dx इस तरीके से ब्रेक करेंगे। अभी बहुत बच्चे यहाँ पे करते हैं क्या है कि सर यहाँ पे तो और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है, तो इसको अपन फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और 1 को सेकंड फंक्शन मानेंगे। 1 को अगर सेकंड फंक्शन मानोगे तो जबरदस्ती अंदर में एक x क्रिएट हो जाएगा जिसको आप कुछ कर नहीं पाओगे। इसीलिए साइन टू दी पावर n x से एक साइन x को छुपा करके मैं इसको सेकंड फंक्शन मानूंगा, ना कि 1 को। क्लियर है क्या? तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। अभी अगर ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन हो गया तो इंटीग्रेट किसको करोगे? ऑब्वियसली सेकंड फंक्शन को करोगे, है ना। बिकॉज इसका इंटीग्रेशन काफी आसान है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे आइलेट वगैरह कुछ चल रहा है क्या? कुछ नहीं चल रहा है, इसीलिए बोला आइलेट बेकार है, कहीं पे काम नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना, अच्छी जगह पे काम नहीं करता है। तो ये साइन एक्स को अपन सेकंड फंक्शन मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो कि क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कितना आएगा, n-1 इंटू साइन टू दी पावर n-2x। क्लियर है क्या? इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, चेन रूल चलेगा ना, cos x आएगा इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन एक और माइनस cos x आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x बन जाएगा। अभी मेरा पूरा इंटीग्रेशन साइन के फॉर्मेट में था, तो इसको साइन के फॉर्मेट में अगर लेके जाना है तो ऑब्वियसली इसको क्या कर दो, साइन में कन्वर्ट कर दो तो बेहतर होगा। सही है क्या? तो ये क्या हो गया, माइनस साइन टू दी पावर n-1 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस n-1 इंटू साइन टू दी पावर n-2x इंटू कॉस स्क्वायर को अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है मेरी बात? तो चलो अभी क्या आ रहा है, ये माइनस ऑफ साइन टू दी पावर n-1x इंटू कॉस एक्स प्लस n-1, ठीक है, इंटू साइन टू दी पावर n-2 इंटू एक्स, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन टू दी पावर n-2 इंटू एक्स dx माइनस इधर वाला क्या आ जाएगा, इधर वाला आ जाएगा साइन टू दी पावर n-2 इंटू साइन स्क्वायर, जो कि हो जाएगा साइन टू दी पावर nx dx विद इंटीग्रल साइन। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो ये जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था यही यहाँ पे डायरेक्टली जनरेट हो गया, तो इसको मैं in लिख सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। समझ आ रहा है ना? तो इम्प्लाई देकर के आप लिख सकते हो क्या कि in इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन टू दी पावर n-1x इंटू कॉस एक्स प्लस n-1। इस वाली चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्या हो गया हमारा, ये यहाँ पे अगर n है तो मैंने इसको n से डिनोट किया, अगर यहाँ पे n के जगह पे n-2 आ गया तो इसको i सफिक्स n-2 से अपन डिनोट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और माइनस आपके पास क्या रह गया, in रहेगा। तो यहाँ से in जब उधर आएगा तो क्या आ जाएगा, इधर तो कॉमन लेंगे तो 1 रहेगा और इधर n-1 का कॉफिशिएंट आएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बच क्या रहा है, माइनस साइन टू दी पावर n-1x इंटू कॉस एक्स प्लस n-1 इंटू in। क्लियर है क्या? तो यहाँ से जो in का फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, in का फॉर्मूला आ गया n-1 इंटू i n-2
डिवाइडेड बाई एन माइनस ऑफ साइन टू दी पावर n माइनस 1 x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई n. This is the reduction formula. This is the reduction formula for integration of sin to the power n x dx. अब इसको क्यों रिडक्शन फॉर्मूला बोला जाता है? रिडक्शन मतलब क्या है? अभी मान लो मैंने आपको साइन टू दी पावर 100 कैलकुलेट करने दिया है, सही बात है, साइन टू दी पावर 100 कैलकुलेट करने दिया है, तो साइन टू दी पावर 100 निकालना मतलब क्या? आई 100 निकालना। तो आई 100 अगर आपको निकालना है तो आप n का वैल्यू 100 पुट करोगे, तो ये इंटीग्रेशन, ये सारे पार्ट तो इधर सॉल्व हो जाएगा, बस गड़बड़ करेगा ये वाला पार्ट, ये किस में चला जाएगा? आई 98 में चला जाएगा। अभी अगर आपको आई 98 निकालना है, देन यू पुट आई n का वैल्यू 98, n का वैल्यू अगर अपन 98 पुट करते तो ये 96 में चला जाएगा। सिमिलरली 96 94 में जाएगा, 94 92 में जाएगा, ऐसे करते 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 लास्ट वाला क्या आएगा? जो I2 आएगा वो किस में चला जाएगा? I0 में चला जाएगा, और I0 का आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ x आएगा, बिकॉज साइन टू दी पावर 0 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dx x आ जाएगा। तो इस तरीके से इटरेशन प्रोसेस, मतलब एक पुट कर रहे हो तो दूसरा है ना रिड्यूस होता जा रहा है ना, डिग्री जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन फॉर्मूला। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इसको रिडक्शन बोलने का कारण यही है कि इसको बड़ा डिग्री का इंटीग्रेशन अगर आपको निकालने बोला है तो आप इसका डिग्री को रिड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, और I0 तक पहुंच सकते हो, और I0 तक पहुंचने के बाद आपका इंटीग्रेशन आपको पता चल जाएगा। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है ना? तो ये है एग्जैक्ट फिलिंग रिडक्शन फॉर्मूला। अभी आपको क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ देगा नहीं कि साइन टू दी पावर 100 का इंटीग्रेशन लिखो, क्योंकि ये इतना बड़ा होगा, एक बिना कंप्यूटर का, कंप्यूटर भी तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी ये एक्सप्रेशन तो निकाल नहीं पाएगा, बिना कंप्यूटिंग का ये पॉसिबल नहीं है, ये आपको ह्यूमन ब्रेन से कैलकुलेट करना है इतना कम समय में। ठीक है, क्लियर है? तो वैसे के लिए हमें उस हिसाब से ही सवाल बना करके देंगे वो लोग, ताकि जस्ट वो आपका रिडक्शन का नॉलेज को टेस्ट कर पाए। जेई मेंस वगैरह तो डायरेक्टली इसी फॉर्मूला को उठा करके ऑप्शन बना करके पूछते थे। समझ में आ रहा है ना? आप प्रीवियस ईयर खोल करके देख लीजिएगा, मेंस में 10x का रिडक्शन पूछ रखा है, रिसेंटली 4-5 साल के अंदर ही पूछा है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लिबनीज है, बट फिर भी आप बोल सकते हो कि इससे सवाल आ सकता है कभी भी। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? तो दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन साइन टू दी पावर n x dx। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो फील करना कि सर ने कैसे निकाला। साइन टू दी पावर n माइनस 1 से एक साइन एक हटा दिया, है ना? बहुत बच्चों का दिमाग जब स्टार्टिंग में ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने देता हूं तो उनका थॉट ये रहता है कि सर 1 इंटू साइन टू दी पावर x करके 1 को मान लेंगे सेकंड फंक्शन और साइन टू दी पावर n को फर्स्ट फंक्शन मानो। साइन टू दी पावर n को सेकंड फंक्शन मानने का तो कोई लॉजिक है ही नहीं, बिकॉज उसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल होगा ही नहीं आपके लिए, n का इंफॉर्मेशन है ही नहीं आपके पास। ठीक है, तो जो भी करोगे साइन टू दी पावर n वाला टर्म को तो आप फर्स्ट फंक्शन ही मानोगे, या तो 1 को सेकंड फंक्शन मानो या तो एक साइन एक्स को छुपा करके सेकंड फंक्शन मानो। तो ऑब्वियसली 1 को अगर फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानेंगे तो ये कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, दैट्स व्हाई अपन साइन एक्स को छुपा करके एक साइन एक्स को हटा के उसको सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लिया। क्लियर है? तो दिस इज द रिडक्शन टेक्निक जो आपको सीखना है अच्छे से, एंड दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर आप देखो याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली आंसर कर पाओ, ठीक है ना? बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी याद रखने का ऐसा कुछ है नहीं खास, आप एग्जाम के जस्ट पहले जब फाइनल रिवीजन करोगे तब याद रख लेना, मेंस एडवांस में जाने से पहले। एडवांस में तो याद मत रखो तो काम चलेगा, ठीक है ना? क्योंकि वो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, वो जो भी पूछेगा आपको कंसेप्ट पता है तो आराम से आप कर लो। बट मेंस वगैरह में जाने से पहले, जस्ट एग्जाम से पहले जब आप आईटीएफ के फॉर्मुला वगैरह पढ़ोगे ना, उस वक्त जब याद करोगे तभी आप याद करना, अदरवाइज अभी याद करके मेमोरी खराब करके कोई फायदा है नहीं। ठीक है, अभी बस समझ के करो चीजों को, करके कंप्लीट करके नोट्स बना करके अच्छे से तैयार रखो ताकि चीजों को आए, कभी भी देखे कोई भी पूछे आप कंसेप्ट बता पाओ। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ठीक है ना? क्लियर? तो ये हमारे पास टोटल 6 रिडक्शन फॉर्मूला आएगा बेसिक। एक तो हो जाएगा साइन टू दी पावर n x dx, दूसरा हो जाएगा ऑब्वियसली साइन के जगह पे कॉस आएगा, तीसरा हो जाएगा tan टू दी पावर n x dx, चौथा हो जाएगा cot टू दी पावर n x dx obviously, fifth one will be your sec to the power nx dx, and last one is cosec to the power nx dx। देखो दोस्त, sin to the power nx dx अगर आता है तो cos to the power nx dx सिमिलर है, सिमिलर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका होमवर्क है कि इसके बाद नंबर 2 देकर के sin to the power cos to the power nx dx का रिडक्शन फॉर्मूला निकाल के बॉक्स बना करके रखना, ये आपका काम है। ठीक है, फिर मैं 10x करके दूंगा तो 10x जैसे करूंगा, ये तीनों के तीनों भी सिमिलर है, सेम पैटर्न में चलेगा। ठीक है, बस साइन अगर आता है तो कॉस कर लोगे, और अगर 10 आता है तो आराम से कॉट सेक कोसेक कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? पक्का?
है ना। तो आराम से अभी आप करते जाओ और देखते जाओ चीजों को कि कैसे कैसे ये निपटता है। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है। तो इसको मैं रीज कर रहा हूं, पॉज करके नोट कर लो, फिर आपको नंबर 2 देकर के अभी वीडियो पॉज करके आपको नंबर 2 करना है, फिर मैं नंबर 3 करूंगा। नंबर 3 करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले अपन ये तीनों आप पॉज करके ये तीनों करके अच्छे से कॉपी में निकाल के रखोगे। अगर नहीं होता है तो मेरे को इन्फॉर्म जरूर करोगे, ठीक है। और अगर चेक कराना चाहते हो सारे फॉर्मूला तो बिल्कुल चेक कराएं तो बहुत और भी अच्छी बात है, ठीक है। कॉल करके डायरेक्ट फोटो भेजोगे, अपन चेक करके दे देंगे। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आप बोलो बे सर यहाँ पे लिमिट वगैरह लगा दे तो क्या होगा। लिमिट वगैरह लगा देंगे तो क्या होगा वो अपन थोड़ी देर बाद देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ये तो मैंने इंडेफिनिट करा है ना आपको, अगर यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दिया ऐसा कुछ भी 0 से π/2 π/2 क्या होगा एग्जैक्टली वो अपन देखने वाले अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं करा रहा हूं आपको 2 आपका होमवर्क है ना। 2 आपका होमवर्क है, आप जानते हो। तो मैं आपको नंबर 3 करा रहा हूं। नेक्स्ट कौन सा रिडक्शन, in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 to the power n x dx। अगर आपका इंटीग्रेशन का फीलिंग बड़ा तगड़ा है तो आप कर सकते हो इसको खुद से, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा हेल्प आपको नहीं चाहिए होगा, ठीक है। बट अगर ध्यान से सोचोगे कि यहाँ पे भी अगर वही वाला बात आप सोच लिए कि 1 को क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान लेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। एक्स को ला करके फालतू में ऐसे अकेला इसको ही अपन निपट नहीं पा रहे और ऊपर से एक्स को अगर लेकर के आएंगे इंट्रोड्यूस कराएंगे तो और भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा ना सर। तो उस चीज को सोच करके आप एक्स से दूर रहो, ठीक है। एक्स से दूर रहो, ठीक है ना। तो एक्स से अगर दूर रहोगे तो फायदा ज्यादा होगा, है ना। बस ये याद रखना, यहाँ पे जो रिडक्शन आया था ये in इन टर्म्स ऑफ in-2 आया था। दैट इज आपको अगर कुछ भी बोले तो उसका 2 डिग्री डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ऐसा ऐसा करें। अगर आपको मैं साइन क्यूब का बोलता हूं तो भी आप डायरेक्टली यूजिंग दिस रिडक्शन फॉर्मूला साइन क्यूब का इंटीग्रेशन ऐसे अपन साइन 3x में कन्वर्ट करके करते थे। बट अगर आपको ये रिडक्शन फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली in का वैल्यू 3 पुट करके साइन x आप निकाल सकते हो। कितना जल्दी से निकल जाएगा, देखो। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है। तो चलिए करते हैं 10x का करते हैं। अब ये 10x में 1 को सेकंड फंक्शन ये सोच तो आप छोड़ ही दो, ये तो बेकार है। अभी अगर आप ऐसे करना चाहते हो जैसे आप साइन को किए हो, साइन और कॉस को जैसे किए हो कि एक 10x को छुपा करके आप कर रहे थे तो अंदर आपका उस 10x का इंटीग्रेशन आ रहा था। सेकंड फंक्शन मानोगे उस 10x को, पर 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x, जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। log sec x आ जाएगा जिसको आप बर्दाश्त कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। log वगैरह यहाँ पे आ जाएगा तो अपन क्योंकि पहले एक cos x या फिर एक sin x छुपाने से हमारे को फायदा हो रहा था, उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली sin या फिर cos में आ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं था। बट यहाँ पे अगर एक 10x को लेकर के चलते अपन तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तब तकलीफ में आ जाएंगे अपन। क्यों, क्योंकि उस 10x का इंटीग्रेशन बहुत ही गंदा है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे अपन क्या सोचेंगे कि सर एक 10x अगर लेके जा रहे हो तो तकलीफ हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखो कि अगर मैं सर आपका यहाँ से 2 10x हटा करके दिखाता हूं तो कोई तकलीफ आपको नहीं होगा। आप बोलोगे कैसे, क्या 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाकई इतना आसान है? हाँ बिल्कुल आसान है। 10 स्क्वायर कैन बी कन्वर्टेड इनटू sec स्क्वायर माइनस 1 और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x हो जाता है। कितना सिंपल है, देखो। समझ आ रहा है ना। तो अपन तुरंत क्या करेंगे, इस चीज को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इस चीज को सेकंड फंक्शन। लॉजिक क्या है, इसका इंटीग्रेशन आसान है इसीलिए इसको सेकंड फंक्शन मान रहे। नो आइलेट जैसा फालतू चीज, ठीक है, क्लियर। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 10 to the power n-2 into x into integration of 10 square x dx। क्लियर है भाई। माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन n-2 into 10 to the power n-3 x, ठीक है, इंटू 10x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इंटू तेरा 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x dx और ओवरऑल बाहर एक और dx आएगा। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है। चलो तो अभी अपन क्या कर सकते हैं, 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाल ही देते, बाहर निकाल ही देते ना 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन। आराम से आपको पता है कि इसको आप क्या लिखोगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx लिखोगे। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x माइनस 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। इस तरीके से आ जाएगा चीजें कुछ। सही है क्या, सही बोल रहा हूं ना। हाँ बिल्कुल इस तरीके से आएगा चीजें। क्लियर है क्या। तो अभी अपन क्या करें, यहां से देखो 10 to the power n-2, 10 to the power n-2। अच्छा यहाँ पे बाई पार्ट लगा के एग्जैक्टली क्योंकि x आ गया ना, ये x मेरे को तकलीफ दे रहा है। बाई पार्ट लगाने का कोई जरूरत है क्या, पहले तो वो सोचो। बिना बाई पार्ट लगाए भी तो अपन कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है।
बाई पार्ट लगाने की जरूरत ही नहीं मेरे को लग रहा है, बाकी चारों का चारों बाई पार्ट के बिना ही हो जाएगा आराम से। कैसे पता है आपको कि आप जो चीज करने वाले हो अंदर वो यहाँ पे ही कर लो ना, काम निपट जाएगा, खत्म बात। बाई पार्ट लगाने का क्या जरूरत है, यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस 1 कर दो इसको dx, तो आप बोलोगे सर ये इंटीग्रेशन हो जाएगा tan ऑफ n माइनस 2x इंटू sec स्क्वायर x dx, और माइनस ये हो जाएगा tan टू दी पावर n माइनस 2 इंटू x dx। क्लियर है, समझ आ रहा है, फील आ रहा है? चलो तो ये क्या हो जाएगा, देख यहाँ पे तो tan x को t मानेंगे तो आराम से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। देख tan x को कंसीडर कर लो t, तो dt बन जाएगा sec स्क्वायर x dx, बनेगा ही नहीं बनेगा। तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t टू दी पावर n माइनस 2 इंटू डी टी। क्लियर है भाई, t टू दी पावर n माइनस 2 इंटू डी टी, तो ये क्या आ जाएगा t टू दी पावर n माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 2 प्लस 1, ऑब्वियस है। और साथ में क्या रहेगा, इस चीज को अगर 10 टू दी पावर n को in बोलते हो तो 10 टू दी पावर n माइनस 2 को ऑब्वियसली in माइनस 2 बोलोगे, ऑब्वियसली क्या बोलोगे in माइनस 2, काम निपट गया भाई, हो गया ना। तो t का वैल्यू पुट कर दो, बस ये क्या आएगा 10x आएगा, दैट इज 10x टू दी पावर n माइनस 1 divided by n minus 1 minus of in minus 2. So the reduction formula becomes in plus in minus 2 is equal to 10x to the power n minus 1 divided by n minus 1. Clear है क्या? This is the reduction formula for integration of 10 to the power x dx. Clear है? फील आ रहा है अच्छे से? पक्का? अभी अगर मैं मान ले तेरे को इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब x dx पूछता हूँ तो ये तेरे को करना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, समझ आ रहा है ना? क्लियर है? खैर अगर इतना डिफिकल्ट अगर नहीं भी वो आप कर सकते हो 10 sec स्क्वायर माइनस करके, बट अगर मैं 10 टू दी पावर 5 दे देता तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? तो आप क्या कर सकते हो, 10 टू दी पावर 5 निकालने के लिए आप यहां से डायरेक्टली बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। एन का वैल्यू 5 पुट कर दो, ये 10 क्यूब में चला जाएगा, और 10 क्यूब का इंटीग्रेशन निकाल के पुट कर दो, हो जाएगा काम। बट अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता होता, ये रिडक्शन फॉर्मूला अगर नहीं पता होता तो 10 टू दी पावर 5 लेकर के आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते, आप सोच करके देख लो। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है ना? पक्का? तो वही सारी चीजों को आपको समझना है ध्यान से, ठीक है ना? वही सारी चीजों को समझना है, और एक बार अगर वो सारी चीज आपका क्लियर हो गया तो और कोई ऐसा दिक्कत होगा नहीं आपको, समझ आ रहा है ना? क्लियर है? ऐसे 10 टू दी पावर 5 कर लेंगे, थोड़ा देर टाइम दोगे, एक पेज लगा करके आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर भी अगर पावर ज्यादा होता है तो ये रिडक्शन आपको बहुत ही हेल्प करेगा। क्लियर है? ये फील आपके अंदर होना चाहिए। सिमिलरली कॉट टू दी पावर n में भी हम क्या करेंगे, कॉट टू दी पावर n माइनस 2 इंटू कॉट स्क्वायर कर देंगे, है ना? और इस कॉट स्क्वायर को कहीं ना कहीं अपन 1 प्लस कॉस स्क्वायर कर देंगे, कॉट को t मानेंगे तो कॉस स्क्वायर dt बन जाएगा, और दूसरा वाला in माइनस 2 बन जाएगा। क्लियर है? सेक कॉसेक सारे के सारे इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिडक्शन लिखने के बाद आपका काम क्या है कि रिमेनिंग चारों के चारों रिमेनिंग तीनों रिडक्शन आपको कॉपी में करना है, देन जाकर के अभी जो मैं बता रहा हूं उस चीज पे ध्यान देना। ठीक है, तो रिडक्शन फॉर्मूला क्यों इन सब का नाम है, ये जो फॉर्मूला निकाला, दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर nx dx। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला क्यों नाम है मैंने आपको बता दिया। क्या इसका एप्लीकेशन है, जब n का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा तब ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा, या फिर n का वैल्यू मतलब क्वेश्चन भी इस तरीके से आराम से फ्रेम किया जा सकता है ना? रिलेशन पूछ सकता है I10 I7 ये सब में आराम से पूछ सकता है ना। लेट IN इज इक्वल टू दिस दे करके डायरेक्टली 4 ऑप्शन में रिलेशन भी तो पूछ सकता है, I3 प्लस I1 इक्वल टू दिस, है ना, I4 प्लस I2। तो अगर ये रिडक्शन टेक्निक अगर आपको नहीं पता, मान लो ना 4 ऑप्शन मैंने बना दिया ऐसे, है ना, एक ऑप्शन बना दिया I4 प्लस I2 इक्वल टू समथिंग, बी ऑप्शन बना दिया मान लो I5 प्लस I3 इक्वल टू दिस, है ना, सी ऑप्शन बना दिया मान लो I1 प्लस सॉरी I0 कुछ भी, है ना, ऐसे कर दिया, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस कुछ भी दे दिया, 1 और मोर देन 1 वाला ऑप्शन बना दी। ठीक है, तो जिसको रिडक्शन फॉर्मूला नहीं पता वो तो I5 I3 ये सब निकालने लग जाएगा ना, फिर दोनों को जोड़ेगा, जोड़ के करेगा, तो सोचो उसका कितना ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, वो कर तो लेगा, है ना, अगर बच्चा तेज है तो कर तो लेगा, I3 निकालेगा पहले अलग से, फिर I5 निकालेगा, फिर दोनों को जोड़ेगा। पर जिसको रिडक्शन पता है वो ऑप्शन देख के समझ जाएगा कि अरे सर ये तो रिडक्शन का ऑप्शन है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली में निकालने के बाद ही 4 ऑप्शन कट 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 के सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना? तो ये है रिडक्शन फॉर्मूला का एप्लीकेशन, उसका नाम क्यों रिडक्शन है मैंने आपको बता दी, और 2 रिडक्शन मैंने प्रूफ करके पूरा दिखा दिया आपको, बाकी के चारों एकदम लल्लू है। कॉट सेक कॉसेक डायरेक्टली इसको फॉलो करेगा 4 5 6, और कॉस जो था बहुमत ये साइन को फॉलो करेगा। क्लियर है, मेरे साइन और कॉस में
एक साइन और कॉस को बाहर लेके आना है, बट टेन कॉट सेक कॉसेक में टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर को चुराना है और यूजिंग सब्स्टिट्यूशन सॉल्व हो जाएगा। और साइन और कॉस में आपको बाई पार्ट यूज करना होगा। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है? तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। ये आप पूरा कंप्लीट कीजिए, ये 6 रिडक्शन अपने नोट्स में कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद आप अगला वाला सीन में जाइए, जो कि है हमारा वलीज फॉर्मूला। दैट इज, अगर मैं लिमिट लगा देता हूं यहां पे तो क्या आएगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अभी अगला जो हमारा रिडक्शन का डेफिनेट वाला सेगमेंट है वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो वही रिडक्शन साइन टू दी पावर एन एक्स कॉस टू दी पावर एन एक्स, इसमें अगर मैं 0 से π/2 का लिमिट लगा देता हूं तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल करके आता है। सिमिलरली एक और फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा, साइन टू दी पावर एम एक्स इंटू कॉस टू दी पावर एन एक्स, या फिर कॉस टू दी पावर एम एक्स इंटू साइन टू दी पावर एन एक्स 0 से π/2। देखो इसमें ये कन्वर्ट करना तो ये बहुत ही आसान है। डायरेक्टली इसमें आप किंग लगा दो तो ये साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे भी किंग लगा दो तो ये कॉस बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा। बट इससे जो ये फॉर्मूला निकल करके आया, जिसको हम वॉलीज फॉर्मूला बोलते हैं, याद रखना, तो ये डेरिवेशन जरूरत नहीं है करने का, बिकॉज ये अंडर ग्रेजुएशन वगैरह में आता है। ठीक है, यूजी कोर्सेज में आते हैं, ये अभी जरूरत नहीं है। बेसिकली होता कैसे, मैं फील दिला देता हूं आपको। देखो साइन टू दी पावर एन एक्स है ना, साइन टू दी पावर एन एक्स का रिडक्शन ये होता है ना। तो अभी मेरे को मान लो आई एन निकालना है 0 से π/2 में, ठीक है, तो उसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? सबसे पहले आई एन -2 में जाएगा। ठीक है, तो n-2 किस में जाएगा? अगर मैं यहाँ पे n-2 डाल देता हूं तो यहाँ पे देखो पहले तो देख लो कि 0 से π/2 में ये क्या होता है ना। इन द इंटरवल π/2 अपर लिमिट अगर π/2 पुट करेंगे तो ये cos 0 की वजह से 0 हो जाएगा, और अगर 0 डालेंगे तो sin 0 की वजह से 0 हो जाएगा। तो 0 से π/2 में ये तो खत्म हो रहा है, बच क्या रहा है? बच रहा है n-1 डिवाइडेड बाई n इंटू आई n-2। क्लियर है? तो अभी अगर मुझे आई एन का वैल्यू निकालना है 0 से π/2 में, तो पहले मुझे आई n-2 निकालना पड़ेगा। तो आई n-2 क्या हो जाएगा? आई n-2 n के जगह पे n-2 डालो, क्या आएगा? देखो n के जगह पे अगर n-2 डालते हो तो यहाँ पे n-2 -1 n-3 डिवाइडेड बाई n-2 इंटू आई n-4 आ जाएगा। देख रहे हो ना? अभी अगर आई n-2 को अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये क्या आएगा? इंटू n-3 डिवाइडेड बाई n-2 इंटू आई n-4। दिख रहा है? ये देखो, ये शुरुआत वाला टर्म मिलता जा रहा है आपको। क्लियर है? फिर आई n-4 अगर निकालोगे तो ये n-5 बाई n-3 इंटू n-5 बाई n-4 इंटू आई n-6 में चला जाएगा। फिर n-6 निकालेंगे, ऐसे ऑब्जर्व करते करते अगर निकालेंगे तो हमारे पास ये 2 पॉसिबिलिटी बनेगा। ठीक है, क्लियरली दिखता है। तो ये एकदम सिंपल वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो n इवन है ना। अगर n इवन है तो ये खत्म कहां पे होगा? आप सोचो ना एक बार, जरा एक बार दिमाग लगा करके जरा सोचने का प्रयास करो कि सर अगर n इवन है तो ये खत्म कहां पे होगा, है ना। ऐसे ही ये चलते 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 लास्ट वाला जो टर्म आएगा वो I0 आएगा, अगर n इवन है। अगर n इवन में बोलता हूं, अगर n ऑड है तो खत्म होते होते 7 से 5 आएगा, 5 से 3 आएगा, 3 से लास्ट वाला 1 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे I0 और I1 का वैल्यू अगर निकाल देंगे तो लास्ट पता चल जाएगा ना। I0 देख लो क्या होगा, sin टू दी पावर 0 cos टू दी पावर 0 1 है, तो dx का इंटीग्रेशन 0 से पाई में π/2 आएगा। ये देखो, इसीलिए इवन में यहाँ पे लास्ट में π/2 आया। क्लियर है? समझ आ रहा है ना। और इधर ऑड में क्या आ रहा है? देखो लास्ट वाला, ऑड में लास्ट वाला I1 आएगा। I1 दैट इज sin x का इंटीग्रेशन, है ना। sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cos x, 0 से π/2 में कैलकुलेट करो, 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है ना। तो आप समझ ही गए होंगे अभी के फॉर्मूला प्रूफ कैसे हुआ होगा, मैंने बता ही दिया आपको। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे π/2 आया, यहाँ पे 1 आया, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, बस फॉर्मूला याद कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग वही से करना है, n-1 बाई n, n-3 बाई n-2, n-1 बाई n, n-3 बाई n-2। ठीक है, उसके बाद आप याद करोगे कि यहाँ पे डिक्रीज होते 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 यहाँ पे ऑड टर्म्स, न्यूमरेटर में इवन के केस में डिनोमिनेटर इवन हो जाएगा, न्यूमरेटर ऑड टर्म हो जाएगा, दैट इज 3। अगर मान लो कोई भी इवन नंबर आप पुट ही कर दो, मान लो 7, मान लो n का वैल्यू मैंने मान लो 6 पुट कर दिया, 6 अगर पुट कर देंगे तो लास्ट टर्म क्या आएगा? 6 - 1/6 दैट इज 5/6। फिर क्या आएगा? 6 - 3/6 - 2 दैट इज कौन सा आएगा? 3/4 आएगा। फिर 6 - 5/6 - 4 दैट इज 1/2। 1/2 ही तो लास्ट टर्म होगा ना, नेगेटिव में आपको नहीं जाना है।
रुक जाना है, देखो हाफ में लास्ट खत्म हो गया, और साथ में आएगा आपका इधर I0 जो कि हो जाएगा π/2, क्लियर है क्या? और इधर आएगा I1 जो कि हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से पूरा एकदम याद हो जाना चाहिए। अगर मैं sin to the power 100 भी निकालने बोलूं तो आराम से आप निकाल दोगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? तो वही फायदा है वॉलिस फॉर्मूला को याद रखने का, ठीक है। ये सब अपन गामा फंक्शन बीटा फंक्शन से भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा, जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं पढ़ाता नहीं हूँ गामा बीटा फंक्शन, ठीक है। तो गामा बीटा फंक्शन अगर आप CMI या फिर ISI वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो तो हाँ ठीक है, पढ़ा दूंगा, वो नेसेसरी है जानना, क्योंकि उधर हैवी इंटीग्रल्स पूछे जाते हैं। बट ITG एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चाहिए, वो ज्यादा लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो उसका कोई नेसेसरी मेरे को समझ नहीं आता है। अगर आपको पढ़ना है बोल दीजिएगा बेटा गामा बीटा फंक्शन सिंपल ही चीज है, आप इतना अगर कर लेते हैं तो गामा बीटा फंक्शन यूं चुटकियों में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट नेसेसरी नहीं है, फालतू लोड देकर के कोई फायदा नहीं। अगर पढ़ने का शौक है बता दीजिएगा, वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये इस सारे इंटीग्रेशन को अपन गामा बीटा फंक्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप सिंबल वगैरह देखे होंगे, गामा फंक्शन ये होता है, ठीक है। खैर छोड़िए, अभी बातचीत करके फायदा नहीं। अगला है हमारा sin to the power m into cos to the power m। इसका भी रिडक्शन फॉर्मूला ऐसे साइन का जैसे निकाले थे वैसे ही निकाल सकते हैं अपन, है ना। आप ट्राई कीजिएगा इसका रिडक्शन फॉर्मूला कैसे निकाले, ठीक है। और जैसे ही इसका रिडक्शन फॉर्मूला आ जाएगा तो सिमिलरली ऐसे ही अभी जैसे इटरेशन प्रोसेस से किए थे ना, वैसे ही अगर करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। बस याद रखिएगा कि अगर n इवन होता है इस केस में, या फिर इस केस में अगर दोनों के दोनों इवन होता है तभी यहाँ पे π/2 आएगा। अगर दोनों के दोनों इवन नहीं होता है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। 1 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा मतलब क्या है, × 1 आएगा। अदरवाइज का मतलब क्या है, अदरवाइज कोई भी केस हो सकता है, 1 ऑड 1 इवन या फिर बोथ ऑड। अदरवाइज में तो दो ही ऑप्शन बचता है ना, या तो m n दोनों के दोनों ऑड हो जाएगा, या तो एक इवन होगा दूसरा ऑड हो जाएगा, क्लियर है? समझ आ रहा है पक्का? चलो तो फॉर्मूला देख लो, ये ऑड टर्म्स का प्रोडक्ट आया 135 डॉट डॉट अप टू m-1। यहाँ पे n के लिए वही चीज आया 135 डॉट डॉट n-1। इधर m के लिए आया, इधर n के लिए आया, और नीचे आ गया आपका m और n दोनों के लिए, दैट इज 2 4 6 8 डॉट डॉट अप टू m प्लस n। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? और इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, इधर 2 4 6 डॉट डॉट m-1 तक है, और नीचे आ जाएगा आपका n+1 n+3 डॉट डॉट अप टू n+m तक। क्लियर है? तो बस इतना सा चीज अगर याद लगनी तो हो जाएगा, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आराम से कर लोगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है ऐसे, ठीक है ना। तो बस डेरिवेशन कैसे आता है मैंने आपको फील दिला दिया, बस फील ही सफिशिएंट है, बाकी फॉर्मूला का ही काम है, फॉर्मूला याद रहे तो हो जाएगा काम, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप करके देखिएगा इसका क्या बोलते हैं, ये तो प्रूफ मैंने कर ही दिया, और इसका अगर आप रिडक्शन निकालना चाहते हैं निकाल के प्रूफ करके देख लीजिएगा, क्लियर है। अगर नहीं होता मेरे को बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा है नहीं, ठीक है ना। क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस करके। अगर मैं ये सब टाइप के इंटीग्रेशन आपको देता हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस टाइप का डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर मैं देता हूँ तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर इनडेफिनेट देता हूँ तब तो आप समझ जाएंगे कि रिडक्शन है ना, बहुत टाइम चाहिए होगा। बट डेफिनेट करने के लिए इतना टाइम नहीं चाहिए, बस अब लिमिट्स को ध्यान देना, 0 से π/2 लिमिट में ही फॉर्मूला लगता है। वॉली कहां पे लगता है, वॉली उसी जगह पे लगता है जहां पे लिमिट 0 से π/2 है, और अंदर ये एग्जैक्ट फॉर्मेट होना पड़ेगा, क्लियर है क्या। अदरवाइज हर जगह पे वॉली करने से काम नहीं चलेगा, वॉली की जगह पे वो वाली हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, क्लियर है। चलो एवोल्यूट करो, पहला क्वेश्चन 0 से π/2 cos to the power 8x dx, cos to the power 8x dx, ध्यान से समझिएगा। हाँ, cos to the power 8x dx मतलब कौन सा फॉर्मूला लग गया, n तो आपका इवन हो गया तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली, n का वैल्यू अगर इवन हो गया तो 8 - 1/8, तो ये कितना आ रहा है, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, ये कितना आ रहा है कैलकुलेट कर लो ना, ये कितना आ रहा है 7/8 आ रहा है। तो अभी अगर 7/8 आ रहा है, फिर देखो ऊपर 2 डिक्रीज हुआ, नीचे 2 डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 2 डिक्रीज कराओ, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, खत्म। और n इवन है तो लास्ट में π/2 आएगा, तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट इंटीग्रल। क्लियर, खत्म हो गया, सिंपल सा चीज है, ठीक है। अभी अगर sin to the power 7x है तो 7x इस फॉर्मूले में डाल, तो शुरू कहां से होगा, 6/7 से शुरू होगा, फिर 2 डिक्रीज कराएंगे, 4/5 हो जाएगा, इधर 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और तो कुछ उससे छोटा तो और कुछ हो नहीं सकता, लास्ट 2/3 है, और एज ऑन एंड ऑड है तो I1 आएगा, I1 का वैल्यू 1 आ गया लास्ट में। क्लियर है क्या, तो एकदम सिंपल है ये सब। हाँ, आप कर सकते हो आराम से, दिक्कत वाली बात है नहीं कुछ भी, ठीक है। ये तो आप क्लियरली कर लोगे। क्वीन लगा दो, एस 0 से 2π है तो पहले आप समझ जाओगे कि डायरेक्टली वाली लगा नहीं सकते, तो पहले आप क्वीन लगा करके इसका डिग्री रिड्यूस करने का कोशिश करोगे। डिग्री क्या बोल रहा हूँ, लिमिट्स।
तो जब भी आप क्वीन लगाओगे आप देखोगे ये तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स है, मतलब आंसर जो है वो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये वाला देख लो, इसमें अगर क्वीन लगाना चाहते हैं तो क्या लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 cos टू दी पावर 16 x dx हो जाएगा। पावर इवन है ना, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल होगा। तो 0 से टू आई से अगर कर देंगे तो ये 2 इंटू 0 से a हो जाएगा। ठीक है, और इस इंटीग्रेशन का आंसर आप कैसे निकाल सकते हो, यूजिंग वॉलीज फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो। बस m का वैल्यू 16 है तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना, आराम से हो जाएगा, एकदम फ्लैट चीज है, कोई दिक्कत वाली बात है। ये तीनों के तीनों आराम से हो जाएगा। इधर देखो एक ऑड है एक इवन है, तो कौन सा फॉर्मूला चलेगा, ये वाला फॉर्मूला चलेगा। इधर देखो सारे के सारे लिमिट तो 0 से पाई बाई 2 में ही है, क्वीन वगैरह लगाने का तो कोई जरूरत नहीं, खाना तैयार है पूरा पूरा। इधर एक ऑड एक इवन तो भी इधर सेकंड वाला फॉर्मूला चलेगा, और इधर दोनों के दोनों ऑड दिख रहा है तो भी ये वाला फॉर्मूला चलेगा। अगर दोनों के दोनों इवन होता तो ऊपर वाला फॉर्मूला लेता। तो ऊपर वाला फॉर्मूला कब आएगा, सिर्फ उसी केस में आएगा जब दोनों के दोनों क्या होगा, दोनों के दोनों क्या होगा, इवन होगा। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है? दैट्स इट। इतना सा चीज अगर आपको आता है सफिशिएंट, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा है नहीं। अभी मैं और 2-3 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ रिडक्शन में, ताकि आपका प्रैक्टिस रिडक्शन में और अच्छा हो जाए, और शीट में तो आपको और भी क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है क्या? चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, आई एन इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 एक्स कॉस टू दी पावर एन एक्स डी एक्स। ये मैंने प्रूव करने के लिए दिया है ना, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम दिया है, बट आंसर में ऑप्शन बना करके आपके पास आ सकता है। प्रूफ मतलब कि आप ऐसे मत समझो कि ये सब जरूरी नहीं है ना। आईटी में अगर पूछेगा तो 4 ऑप्शन बना करके 1 और मोर देन 1 करेक्ट में पूछ लेगा, क्या दिक्कत है, समझ आ रहा है? तो आई एन देखो क्या होगा, आई एन देखो क्या होगा, 0 से पाई बाई 2 एक्स कॉस टू दी पावर एन एक्स डी एक्स, एक्स कॉस टू दी पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये हमें चाहिए, प्रूफ करना है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे cos टू दी पावर n फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन अगर मानोगे तो इंटीग्रेशन होके एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, बड़ा होता जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, वही पहला वाला दिमाग लगाएंगे कि cos, अगर tan cot sec cosec होता तो 2 cos को छुपाता, बट यहाँ पे है साइन या फिर cos है, तो आप प्रूफ किए हो पहले ही आज की क्लास में स्टार्टिंग में, ठीक है ना, कि अगर साइन या फिर cos है तो एक cos x को हम छुपा करके रखेंगे। क्लियर है क्या? तो इसको अपन क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और इसको अपन क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो क्या आएगा देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कितना हो जाएगा, साइन एक्स, लिमिट पुट करो पाई बाई 2, इधर 0 माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना हो जाएगा, एक्स इंटू cos टू दी पावर n माइनस 1 का डेरिवेटिव करो, n माइनस 1 इंटू cos टू दी पावर n माइनस 2x इंटू cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x। क्लियर है, और प्लस इधर आ जाएगा cos टू दी पावर n माइनस 1 इंटू x का डेरिवेटिव 1 है, और इधर cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x, और बाहर एक और dx। क्लियर है, यहाँ पे अगर पाई बाई 2 डालेंगे तो ये cos पाई बाई 2 0 हो जाएगा, और 0 अगर डालेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है, फील आ रहा है ना पूरा? तो अभी अगर मैं देखता हूं तो ये 0 से पाई बाई 2 में कैसा फील दे रहा है आपको, ध्यान से देखो जरा। ठीक है, ये क्या होने के लिए तैयार है, देखो ये साइन आकर के यहाँ पे, पहले तो ये माइनस बाहर लेकर के चले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, n माइनस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस टू दी पावर n माइनस 2 इंटू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और एक और ये तो प्लस और माइनस मिलके माइनस के वजह से ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 cos टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है, अभी ये तो आप cos x को t सब्स्टिट्यूट करके आराम से सॉल्व कर सकते हो, ये वाला इंटीग्रेशन कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और इधर अगर मैं ध्यान से देखूं तो इधर आप साइन स्क्वायर को क्या लिख दोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो एक बार तो आई एन माइनस 2 आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर से cos टू दी पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई होकर के ये आई एन आ जाएगा। तो आराम से ये पूरा आई एन माइनस 2 आई एन, और इसका जो भी आंसर आएगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो आई एन माइनस 2, और इसका जो भी आंसर है उसमें आ रहा है। क्लियर है क्या, फील आ रहा है ना? तो आराम से यहाँ से सॉल्व कर लो, आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना? ये जो थॉट है वो आपको डेवलप करना होगा ये सब चीजों में, समझ में आ रहा है ना? ये थॉट अगर डेवलप नहीं हुआ प्रॉपरली तो दिक्कत हो जाएगा, तो आप रिडक्शन नहीं कर पाओगे। क्लियर है, तो ये बाई पार्ट का फीलिंग बहुत तगड़ा होना चाहिए। अगर बाई पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ नहीं आया आपको
तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, ठीक है। और आईलेट अगर करते रह गए आप तो प्रॉब्लम में तो आप जरूर फंसोगे, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते दोस्त, आगे बढ़ते अगले प्रॉब्लम में चलते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या है देख सकते हो, in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n cos bx dx। cos bx dx कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे अभी cos के पावर में नहीं, अभी x के पावर में n आ गया, तो क्या करें, एक x को छुपाएंगे क्या। ये सब छुपाना उपाना काम ये सब हम कब करते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री के पावर में n आता है, ठीक है। बट यहाँ पे तो अलजेब्रिक के पावर में n आया, तो क्यों ना एक बार ये ट्रायल करके देख लेते हैं। x को छुपा के तो कोई फायदा नहीं है ना, इसी को डायरेक्टली फर्स्ट फंक्शन मान के और इसको सेकंड फंक्शन मान के देख लेते हैं। दोनों का इंटीग्रेशन आसान है, बट फिर भी मैं cos x को इंटीग्रेट कर रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन अगर मैं इसको अगर मैं इंटीग्रेट करने लग गया तो पावर इंक्रीज हो जाएगा, x टू दी पावर n+1 आएगा, जो मैं नहीं चाहता। हमेशा मैं, अगर आपको sin टू दी पावर 100 निकालने बोला है तो आप sin टू दी पावर 101 करोगे क्या। sin टू दी पावर 100 को sin टू दी पावर 101 में कन्वर्ट करके कोई फायदा है क्या। डिग्री मान लो रिडक्शन फॉर्मूला मिल भी गया, अगर in इन टर्म्स ऑफ in+1 मिला तो क्या फायदा हुआ, डिग्री बढ़ता जा रहा है, कर पाओगे क्या, कभी कभी भी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको हमेशा रिडक्शन करना है, रिड्यूस करना है डिग्री को, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर नहीं करेंगे, क्लियर। इसको अगर फर्स्ट फंक्शन मानते हैं तो ये x टू दी पावर n इंटू साइन bx डिवाइडेड बाई b आ जाएगा, माइनस अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, n इंटू एक्स टू दी पावर n-1 इंटू कॉस bx का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन bx डिवाइडेड बाई b इंटू dx। क्लियर है, समझ आ रहा है मेरी बात। तो यहां से n बाई बी बाहर आ जाएगा, बराबर n बाई बी यहां से बाहर आ जाएगा। अगर n बाई बी बाहर आया तो अंदर रहेगा हमारे पास x टू दी पावर n-1 इंटू साइन bx। अगेन आप जानते हो कि यहाँ पे वापस इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान के अगर बाई पार्ट लगाता हूं तो ये वापस कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉस में कन्वर्ट होगा तो मेरे को ये वाला in के फॉर्मेट में मिल जाएगा। मतलब n की जगह पे n-1 n-2 कुछ भी हो, बट ये रिड्यूस तो जरूर होगा। तो यहाँ पे वापस बाई पार्ट लगा देते तो ये x टू दी पावर n-1 हो गया, और साइन bx का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos bx डिवाइडेड विद माइनस साइन, और माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n-1 इंटू एक्स टू दी पावर n-2, और इधर आ जाएगा cos bx डिवाइडेड बाई b, और माइनस साइन आकर के इसको प्लस कर देगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो अभी देखो ये क्या आ गया, x टू दी पावर n साइन bx डिवाइडेड बाई b। क्लियर है क्या, x टू दी पावर n साइन bx डिवाइडेड बाई b, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा n बाई बी स्क्वायर एक्स टू दी पावर n-1 इंटू कॉस bx, और यह आ गया माइनस n इंटू n-1 बाई बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n-2 इंटू कॉस bx dx। क्लियर है क्या। अभी ये जो पार्ट है ये पूरा पूरा पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, in-2 में कन्वर्ट हुआ, और इधर आपका LHS में in तो है ही, सिंप्लीफाई करो आराम से आपको ये वाला रिडक्शन फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। वही एग्जैक्ट टेक्निक होता है रिड्यूस करने का डिग्री को इंटीग्रेशन में, ठीक है, जो आपको अच्छे से फील भी आना चाहिए और सीखना भी चाहिए। क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि हमारा रिडक्शन का लास्ट क्वेश्चन होगा क्लास इलस्ट्रेशन के लिए, बाकी शीट डिस्कशन के टाइम डिस्कस होगा बहुत सारी चीजें। क्लियर है क्या। चलो तो in इक्वल टू 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सोचने गया, देखो है ना, मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो सबको पता है, बट dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में अगर 3 लगा देता हूं तो फंस जाएगा सभी, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक बार तो आप पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है, आप पॉज करके ट्राई कर लो, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम सोच रहे हैं, ट्राई करना पड़ेगा, यहाँ पे पजल सिचुएशन है, कुछ दिख नहीं रहा है डायरेक्टली, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तो इन्वॉल्व है नहीं, पूरा पूरा प्योरली एल्जेब्रिक फंक्शन दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन अगर प्योरली एल्जेब्रिक आता है रिडक्शन में तो 1 को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सेकंड फंक्शन मान लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट इज x अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 माइनस 0 से 1। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा पहले, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 0 माइनस n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 n-1 इंटू ट्वाइस एक्स। क्लियर है क्या,
समझ आ रहा है? तो ये चीज अगर नीचे आएगा तो ये कितना आ जाएगा बोलो, माइनस ट्वाइस एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एन प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना आ जाएगा, एक्स डीएक्स। क्लियर है क्या? सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ 1। तो ये तो 1 अगर डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 1/2 टू दी पावर n इंटू 1 माइनस 0 अगर डालोगे तब तो 0 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस ट्वाइस n को बाहर निकाल दो और यहाँ पे आप लिख दो ये एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू दी पावर n प्लस 1 dx हो गया। अभी आप यहाँ से क्या खेल खेल सकते हो, क्लियरली समझ आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। इंटीग्रेशन पूरा करने के बाद ये अगर फील नहीं आया तो कैसे चलेगा, प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे तो आराम से हो जाएगा ना भाई। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 करने के बाद 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से अगर एक फैक्टर कैंसिल हो गए तो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू दी पावर n आ गया, माइनस 0 से 1 यहाँ पे क्या आ गया, dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू दी पावर n प्लस 1। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है मेरी बात? पक्का? तो ये पूरा पूरा आपका क्या हो गया, ये in हो गया, ये पूरा पूरा क्या हो गया, in हो गया, और ये पूरा पूरा क्या हो गया, in प्लस 1 हो गया। समझ में आ रहा है ना? ये पूरा पूरा क्या हो गया, in प्लस 1 हो गया। अभी आप आराम से प्रूफ करो, आपका प्रूफ हो जाएगा। अभी बहुत बच्चे यहाँ पे मेरे को सवाल पूछते कि थोड़ी देर पहले आप मेरे को बोले हो कि in का डिग्री बढ़ाना नहीं है, in प्लस 1 पे नहीं जाना है, बट यहाँ पे तो आप in को in प्लस 1 के टर्म्स में निकाल रहे हो, तो क्या फायदा होगा आपको? फायदा होगा, यहाँ पे डिग्री बढ़ाना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है। समझ आ रहा है ना? अगर डिनोमिनेटर में डिग्री बढ़ाएगा तभी तो ऊपर जाने के बाद ये डिग्री घटेगा। अरे नहीं आया। यहाँ पे अगर i3 बोलता है i3, तो अगर i3 i4 में गया तभी तो पावर में जाने के बाद -4 आया ना। पावर में जाने के बाद ये अगर पावर में गया अभी i3 तो -3 होगा। अगर वही चीज in प्लस 1 में गया तो पावर में जाने के बाद -4 आएगा, तो फायदा ज्यादा होगा। डिग्री घटी तो रहा है, -3 से -4 बढ़ाई तो है। ठीक है ना? क्लियर है? तो एग्जैक्टली प्रॉपरली सोचना है चीजों को, ठीक है, तभी जाकर के फायदा होगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? पक्का? चलो, तो आज के लिए अपन यहां तक समाप्त करते हैं भाई, ठीक है ना। अभी अगर i2 वगैरह अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे आप i3 पे जा सकते हो, है ना। ये जो रिडक्शन फॉर्मूला है इसको यूज करके आप अगर मान लो i2 निकालना है तो n का वैल्यू 1 पुट कर दोगे, देखोगे, है ना। क्योंकि हम क्या करेंगे, बेसिकली डिग्री रिड्यूस करेंगे। अगर मैं in को इन टर्म्स ऑफ in प्लस 1 एक्सप्रेस करूंगा तो फील नहीं आएगा, लगेगा कि डिग्री बढ़ रहा है। आप in प्लस 1 को इन टर्म्स ऑफ in रिड्यूस करो तो लगेगा कि डिग्री घट रहा है, दैट इज फील आ रहा है। ठीक है ना? तो अगर आपको i3 निकालना है, दैट इज यहाँ पे m की जगह पे अगर 3 लगा दिया तो आप ओरिजिनली i2 निकालोगे। ठीक है ना? ओरिजिनली i2 निकालोगे तो ही तो, बिकॉज यहाँ पे n की जगह पे 2 डालने से तो 3 आ जाएगा ना, तो ओरिजिनली i2 निकालोगे, है ना। और i2 आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? तो ये है रिडक्शन का ओवरऑल फीलिंग जो आपके अंदर बहुत अच्छे से फीड होना चाहिए। यहाँ पे आप, मैंने तो 1 स्क्वायर लेके कराया, यहाँ पे 1 की जगह पे आप कोई भी कांस्टेंट पी स्क्वायर टाइप का लगा के भी नया फॉर्मूला बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? पी स्क्वायर टाइप का बना के भी आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? करना चाहे तो कितना भी कुछ कर सकते हैं, बट ओवरऑल सिलेबस में ये सब होता नहीं है। बेसिकली आईटी का सिलेबस में कभी भी रिडक्शन कुछ लिखा नहीं है, बट फिर भी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी 10 साल 15 साल 20 साल पहले वो लोग देखोगे सवाल वगैरह पूछ लिया, 10-15 तो नहीं है, पिछला 15 साल में खास करके मेंस में डायरेक्टली रिडक्शन के ऊपर आया। ऐसा कोई अच्छा क्वेश्चन रिडक्शन ऊपर एडवांस मेंस तो कभी आया नहीं, जो भी आया है जो क्लास नोट से आया। ठीक है? क्लियर? समझ आ रहा है मेरी बात? पक्का? चलो, तो आप बढ़िया से एकदम पढ़ लेना रिडक्शन। ठीक है? इतना पढ़ो सफिशियंट है। बाकी अगर मैं पढ़ाने जाऊं तो ये कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा, है ना। मान लो एक लेक्चर पूरा, आज का पूरा लेक्चर में रिडक्शन के ऊपर ही खत्म कर सकता हूँ। ठीक है? अगर पढ़ाने जाऊं तो इतना कंटेंट है। ठीक है ना? बट एज सिलेबस में नहीं है तो इतना जरूरत नहीं है, यहाँ तक मोर देन सफिशियंट है। और ऐसा मत सोचो कि पूरा दुनिया में उससे भी ज्यादा पढ़ाया जाता है, नहीं, इससे ज्यादा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक्सट्रीम चीज पढ़ रहे हो आप। ठीक है? क्लियर है? तो बस अभी आगे चलते हैं और हमारा जो मेन पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, लेबनीज रूल, जहां से क्वेश्चन आता है, उस चीज पे फोकस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्त, आप एक चीज यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, मैं गलती से लिख दिया, आपका शीट में भी गलती से लिखा हुआ, तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, बट आप इसको एक बार करेक्ट कर देना। ठीक है? तो आप देख लीजिए, एज मैंने आपको शीट प्रोवाइड कर दिया ऑलरेडी, तो आप उस शीट में तो भी करेक्ट कर लेना और यहाँ पे ध्यान देना। हाँ, मैं गलती से यही चीज नीचे भी लिख दिया, ये गलत है। न्यूमरेटर सेम होगा, जो ऊपर है, जो पहले वाले टर्म में आ रहा था वही आएगा एग्जैक्टली। 1 3 5 डॉट डॉट n-1 तक आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 3 5 डॉट डॉट n-1।
और डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली आपका सेम नहीं होगा, 2 4 6 8 डबल डॉट, ठीक है। बस यहाँ पे 1 आएगा जब दोनों ऑड होगा या फिर एक ऑड होगा, और यहाँ पे अगर दोनों इवन हुआ तो पाई बाई 2 आएगा। क्लियर है? बाकी दोनों एक्सप्रेशन पूरा पूरा सेम सिमिलर है। ये m प्लस n माइनस 2 होगा इससे पहले टर्म, इससे पहले टर्म m प्लस n माइनस 4 होगा, ऐसे डिक्रीज होते होते 6 4 2 पे आएगा, उल्टा करके लिखा, ठीक है। वही चीज है, ये चीज एक बार ध्यान देना, है ना। आपका शेप में भी ये गलती से मैंने लिख दिया सेम चीज, ठीक है। तो इसको एक बार करेक्ट कर लेना, है ना। और बाकी तो जो बोला है वही सेम है। चलिए देखते हैं अभी अपना लेबनीज रूल। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपना अगला पोर्शन, दैट इज लेबनीज रूल। न्यूटन लेबनीज क्या बोला है देखो, एफ अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये जेई का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा इंटीग्रल कैलकुलस में बोल रहा हूं। वो मतलब जितना मर्जी किसी भी ईयर को आप उठा करके देख लो, अगर लेबनीज का सवाल मिस हो गया ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा बोल के दे। किसी भी साल का एडवांस का पेपर उठा करके देख लो, लेबनीज आपको मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ जे एडवांस, आएगा ही आएगा क्वेश्चन इससे, तय है, कंफर्म। समझ में आ रहा है ना। तो ये तो मैं एटलीस्ट 1 या 2 सवाल का बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ साल तो है 3-3 सवाल भी पूछ रखे सिर्फ लेबनीज के ऊपर। डायरेक्ट लेबनीज नहीं बट मिक्स करके पूछ सकते हैं, अगर यूज हो गया तो भी तो अपन गिनती करेंगे ना भाई। क्लियर है? इतना छोटा टॉपिक है, समझ में आ रहा है ना। वेटेज काफी ज्यादा है, प्रीवियस ईयर एक्सरसाइज 4 खोल के एक बार देख लेना, ठीक है। पूरा चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट छोटा है। हाँ देखो, एफ अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी इंटरवल में, ठीक है, और यूएक्स और वीएक्स अगर कोई भी दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो क्या बोला गया है बेसिकली, डेरिवेटिव्स ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स, है ना। एंटी डेरिवेटिव्स का डेरिवेटिव इन फाइनाइट लिमिट कैसे करना है, वही लेबनीज हमें बताता है। अगर लिमिट्स आपको कभी भी किसी इंटीग्रेशन का लिमिट्स वेरिएबल अगर दिख गया, लिमिट्स वेरिएबल अगर दिख गया तो समझ जाना सवाल लेबनीज का है, ये तय है। देख के पता कर लो कि सवाल लेबनीज का है। अगर लिमिट्स वेरिएबल है तो यूएक्स और वीएक्स दोनों डिफरेंशिएबल है एंड हेंस कंटीन्यूअस भी होगा। तो एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन यूएक्स से वीएक्स तक उस फंक्शन का डेरिवेटिव, एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन टी के फंक्शन में होगा। अगर मैं लोअर लिमिट यूएक्स और वीएक्स अपर लिमिट पुट करूं तो ये पूरा पूरा इंटीग्रेशन एक्स के फंक्शन में चला जाएगा, इंटीग्रल का आंसर जो आएगा। और उसको अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो डायरेक्ट बिना इंटीग्रेशन किए आप आंसर बता सकते हो, एफ ऑफ बी एक्स इंटू बी डैश एक्स माइनस एफ ऑफ यू एक्स इंटू यू डैश एक्स। क्लियर है क्या? तो बड़ा सिंपल पार्ट है, आराम से अपन प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे ऐसा है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मान लेते चलिए, मान लेते कोई भी फंक्शन है, मान लो हमारे पास कैपिटल एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन जो है वो हम मान रहे स्मॉल एक्स है, ठीक है। जिसका डिफरेंशिएशन हम स्मॉल एक्स मान रहे हैं, इनडायरेक्टली हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि स्मॉल एक्स फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो आप कैपिटल एक्स बता रहे हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? पक्की बात? कोई डाउट है? नहीं। तो अभी आप मेरे को बताओ कि यू एक्स से वी एक्स जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर यू एक्स से वी एक्स एफ टी डी टी को मैं आराम से यू एक्स से वी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? और अगर ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो कैपिटल एफ एक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ ऑफ वी एक्स माइनस एफ ऑफ यू एक्स। क्लियर है क्या? तो अभी अगर इसी चीज को अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं तो इस चीज का भी डेरिवेटिव हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा? इस चीज का भी डेरिवेटिव हो जाएगा ना भाई। और इस चीज का डेरिवेटिव का मतलब ही क्या है, एफ डैश एफ ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव एफ डैश बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स माइनस एफ डैश बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। क्लियर है क्या? तो दिस इज द आंसर ऑफ योर डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? तो सिंपल प्रूफ है, आराम से आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एप्लीकेशन इसका बहुत ज्यादा तगड़ा है, मैं बार बार बोल रहा हूं। कभी भी अगर आपको इंटीग्रल साइन किसी भी क्वेश्चन में पूरा पेपर में अगर आपको इंटीग्रल साइन विद वेरिएबल लिमिट्स दिख जाता है, मेरा बात याद रख लेना बस कि इंटीग्रल साइन विद वेरिएबल लिमिट्स अगर कहीं पे भी दिख जाता है, समझ जाना तू लेबनीज एटलीस्ट एक बार भी तो लगना है, तो लगेगा कन्फर्म। समझ आ रहा है? क्लियर है? गारंटेड। चलो सवाल करते, सवाल करेंगे तो बढ़िया से फील आएगा। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? चलो तो प्रूफ वगैरह आपका शीट में भी है, आप देख सकते हो, उधर से कोई दिक्कत वाली बात ऐसा है नहीं इधर। ठीक है, चलो आगे शुरू करते हैं अपन। फाइंड अच्छा पहला क्वेश्चन, x एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा है। बेसिकली आपको देख के लग रहा होगा ये z का फंक्शन है, बट z का फंक्शन तो आएगा, बट अपर लिमिट लोअर लिमिट जब भी पुट करोगे तो ये t का फंक्शन बन जाएगा।
तो ये 1 से टी स्क्वायर z इंटू लॉग z dz दे रखा है, ठीक है। और y एक और फंक्शन मान लो टी स्क्वायर से 1 तक, और इधर आ गया z स्क्वायर इंटू लॉग z dz है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है dy बाई dx। ये z का फंक्शन है, इंटीग्रेट होगा तो z का फंक्शन ही रहेगा, बट जैसे ही लिमिट्स पुट करोगे तो ये t का फंक्शन बन जाएगा। तो x is a function of t and y is a function of t. We have to determine dy upon dx. That is, the differentiation is parametric in nature. तो इसको अपन कैसे करेंगे, dy upon dt divided by dx upon dt से सॉल्व कर देंगे, खत्म बात, क्लियर। तो सबसे पहले अपन dx upon dt और dy upon dt निकालते हैं। तो dx upon dt अगर करेंगे तो एग्जैक्टली क्या लगेगा, यहाँ पे d dt आएगा, है ना, 1 से टी स्क्वायर z log z dz। एक चीज ध्यान रखना, फंक्शन जिस वेरिएबल में होगा डेरिवेटिव भी उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे t है और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अगर यहाँ पे t वेरिएबल है और यहाँ पे अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, दैट इज अगर यहाँ पे मान लो ddx लिखा हुआ रहता तो उसको मैं कहीं ना कहीं सबसे पहले ऐसे मेरे को उसको कन्वर्ट करना पड़ता। जैसे कि मान लो अगर ddx है तो इसको मैं t बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, dt बाई dx इंटू डी डी टी ऑफ दिस इंटीग्रल, ऐसे मेरे को करना पड़ता अगर यहाँ पे t के जगह पे x होता तो, और ये एक्स्ट्रा टर्म मेरे पास आ जाता जिसका इंफॉर्मेशन मेरे को क्वेश्चन में अलग से देना पड़ता। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है मेरी बात, पक्का क्लियर है। तो वही चीज है जो आप ध्यान से समझ जाना। अगर यहाँ पे आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो तो आप लेबनिज मत लगा देना, ठीक है। लेबनिज तभी लगेगा जब वेरिएबल जिस मतलब लिमिट्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट जिस वेरिएबल में होगा उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे फॉर्मूला में देख रहे हो ना, ये vx ux है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे t नहीं है। अगर यहाँ पे t होता तो शुरुआत में मेरे को चेंज करना पड़ता, dt बाई dx इंटू dt करना होता। यहाँ पे dt बाई dx इंटू dt करने से फायदा क्या होगा, dt मान ले कैंसिल हो गया, होता नहीं है, मान ले कैंसिल हो गया और ddx आ जाएगा जो था। क्लियर है, तो समझ जाना, मैं अच्छे से एक साथ डीप में जाके सारे पॉसिबिलिटीज बता के दे रहा हूँ, गलती नहीं करना है, ठीक है। अगर कभी भी कोई ऐसा लेबनिज वाला फॉर्मेट दे करके आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए आपको बोल देता है कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, तो साथ में जैसे ही इस फंक्शन को तो y के रिस्पेक्ट में, अगर इसको मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आएगा, dx बाई dy आएगा, और इधर क्या आएगा, इधर dy इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जो भी है वो आएगा। क्लियर है क्या, तो dy ऑफ दिस, इसमें लेबनिज मत लगा देना, बहुत बच्चा इसमें लेबनिज लगा देता है, इसमें लेबनिज नहीं लगेगा भाई, समझ में आ रहा है ना, इसमें लेबनिज नहीं लगेगा। इधर बहुत बच्चा ऐसे लिख देता है, ये 1 से टी स्क्वायर है z log z dz, तो यहाँ पे ऐसे लिख देता है, डायरेक्टली लिख देता है फॉर्मूला लगा करके टी स्क्वायर लॉग टी स्क्वायर इंटू 2t, जो कि गलत है, ये नहीं है आंसर। हमें लेबनिज लगाने के लिए पहले इसको t बनाना पड़ेगा, इसको t बनाने के लिए इधर dt बाई dy और इधर ddt लाओ, 1 से टी स्क्वायर z log z dz, अभी लगा सकते हो, अभी आप इसमें लेबनिज लगा सकते हो, अभी यहाँ पे सेम वेरिएबल आ गया, और dt कैंसिल करो, d बाई dy यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है, तो एक्स्ट्रा टर्म में dt बाई dy यहाँ पे बच जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जिसका आंसर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देना पड़ेगा, ठीक है। y इज ए फंक्शन ऑफ t देने से ही अपन आराम से निकाल देंगे, जैसे यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये dt बाई dy कहां से आप निकाल सकते हो, आराम से आप यहां से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है, चलो। अभी तो मैं इसको dx बाई dt चाहिए, तो t के रेस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आएगा, अपर लिमिट। सबसे पहले फंक्शन ये है ना आपका फंक्शन के अंदर क्या पुट करेंगे, vx अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा, इंटू लॉग के अंदर टी स्क्वायर आएगा, ये हो गया एफ ऑफ vx इंटू v डैश एक्स, दैट इज टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस टी, माइनस ux दैट इज 1 इंटू लॉग 1 इंटू 1 का डेरिवेटिव 0। इसीलिए बोलते हैं कि उधर पुट करके कोई फायदा है नहीं आपका, समझ में आ रहा है ना, अगर लिमिट्स वेरिएबल में नहीं है। क्योंकि देखोगे कि जब भी आपका दोनों लिमिट अगर आपका कांस्टेंट हो गया ना, तो ये v डैश और u डैश 0 हो जाएगा, तो आंसर ऐसे ही 0 आएगा, और बिल्कुल सही है, बिकॉज ux और vx अगर कांस्टेंट है तो आपका इंटीग्रेशन का आंसर भी कांस्टेंट आएगा, जिसको डिफरेंशिएट करने से आराम से आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए लेबनिज उसी जगह पे लगेगा जहां पे लिमिट्स रहेगा इंटीग्रेशन का वेरिएबल। क्लियर है क्या, चलो आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका 2t³ इंटू लॉग टी, अच्छा बाहर एक और 2 आ जाएगा, तो ये 4t³ इंटू लॉग टी हो जाएगा। क्लियर है क्या, और इधर अगर मैं dy बाई dt निकालूंगा
इधर अगर मैं dy बाई dt निकालूंगा तो ये क्या आएगा, 1 अगर पुट करेंगे तो ये 1 स्क्वायर इंटू लॉग 1 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर अगर डालेंगे तो t टू दी पावर 4 इंटू लॉग टी स्क्वायर इंटू ट्वाइस टी, दैट इज ये कितना हो जाएगा, 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4t टू दी पावर 5 लॉग टी। क्लियर है? तो अभी अगर मेरे को डिवाइड बाई डी निकालना है तो इन दोनों का रेशियो लेने से होगा, तो इनका रेशियो लेने से लॉग टी और 4 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ रहा है? आप जानते हो कि पैरामीट्रिक का आंसर ठीक है टर्म्स में आएगा जो पैरामीटर होता है। ठीक है? क्लियर है? समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके से आपको लिबनिट्ज रूल अप्लाई करना है। ठीक है? तो ध्यान से समझ के नोट कीजिएगा और अकॉर्डिंगली आप करते रहिए। ठीक है? सिंपल प्लेटफॉर्म है, बस पता होने से ही होता है। इस बार भी आया लिबनिट्ज का एक क्वेश्चन। ठीक है? ऐसा कोई पेपर है ही नहीं जहां पर लिबनिट्ज मिस हो गया, शायद ही 1 या 2 पेपर मेरे को अभी तक याद, 2015 में शायद कोई बहुत सारे डेफिनेट इंटीग्रेशन का 6-7 प्रॉब्लम आया था, बट मैंने लिबनिट्ज कहीं पे नहीं लिबनिट्ज आया था 2 या 3 क्वेश्चन आया था 15 में, या फिर कौन सा एक पेपर मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, पेपर देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा। चलो खैर, बट 99% केस में ये रहेगा ही रहेगा पेपर में। ठीक है? लिमिट्स निकालना है, लिमिट्स निकालना है। देखो लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन डाल दिया। ठीक है? लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन डाल दिया। ध्यान से एक प्रॉब्लम को समझो बढ़िया से, एक प्रॉब्लम अगर क्लियर हो गया तो पूरा पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? क्लियर? ये मान लो आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 है। ठीक है? 0 से x स्क्वायर और इधर दिख रहा है आपको cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई x sin x इंटू डी टी। क्लियर? समझ आ रहा है? अच्छा, ध्यान से जरा देख तो कि ये जो इंटीग्रेशन है ये किसके फॉर्मेट में है, ये t के रेस्पेक्ट में है। तो अगर ये इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में चल रहा है तो ये जो x वाला फंक्शन है वो तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा ना भाई, सिंपल सा चीज है। वो अगर कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है तो इसको तो इंटीग्रेशन के अंदर रख के, वो लोग तो कंफ्यूज करने के लिए तुमको इंटीग्रेशन के अंदर दे करके दिया, तुम इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो ना। ये अगर बाहर निकाल देते हो तो ये बन जाएगा तुम्हारा न्यूमरेटर, ये बन जाएगा तुम्हारा न्यूमरेटर और ये बन जाएगा तुम्हारा डिनोमिनेटर। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? अभी तुमको लिमिट सॉल्व करना है ना, इंटीग्रेशन के बारे में भूल जाओ, अभी तुम्हारे लिमिट सॉल्व करना है। तो 0 पुट करो, 0 से 0 लिमिट का आंसर 0 आएगा, आप जानते हो है ना, प्रोवाइडेड cos 0 शुड एग्जिस्ट एट x बराबर 0, जो कि एग्जिस्ट करता है। तो इसका अपर लिमिट 0 है और लोअर लिमिट भी 0 है, मतलब ये 0/0 इनडिटरमिनेसी है। तो 0/0 इनडिटरमिनेसी को हम कैसे सॉल्व करते हैं? लॉपिटल से सॉल्व करते हैं। तो लगाओ लॉपिटल। क्लियर है क्या? क्या लगाएंगे अपन? लॉपिटल लगाएंगे। लॉपिटल लगाने से यहाँ पे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन आ जाएगा x cos x प्लस sin x, न्यूमरेटर में क्या लगेगा, लिबनिट्ज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एक एंटी डेरिवेटिव। तो क्या आएगा आंसर, cos x स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज ट्वाइस x, और माइनस 0 पुट करने से तो 0 इंटू 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ऐसा। ठीक है? तो आपके पास क्या आ गया, देखो अभी ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन हट करके। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x cos x प्लस sin x। तो अभी भी अगर 0 डालेंगे तो ये 0/0 फॉर्मेट मेंटेन है, तो वापस अपन लॉपिटल लगा देंगे। वापस अगर लॉपिटल लगा देते हैं तो फील क्या आ रहा है बता सकते हैं क्या? अच्छा, वापस लॉपिटल ना लगा करके एक काम कर सकते हैं ना, वो काम क्या है कि x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 2 cos स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा, ये cos x बन जाएगा और ये sin x बाई x बन जाएगा। जबकि आपको मैंने बोल के दिया था पार्शियल लिमिट यूज नहीं करना है, बट फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि x टेंडिंग टू 0 पे ये 1 है, ये भी 1 है और ये 2 है। ठीक है? तो 2/2 आंसर विल बी 1, बट फिर भी मैं आपको लॉपिटल से एक बार करके दिखा देता हूँ। क्लियर है? cos स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x cos x प्लस sin x। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है ना? तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये 2 x cos स्क्वायर x स्क्वायर, तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर विल बी sin 2x स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस cos स्क्वायर x स्क्वायर इंटू x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई माइनस x sin x प्लस cos x इंटू sin x का डेरिवेटिव 2 cos x। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? तो अभी जरा 0 पुट करो तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 इंटू cos 0 1 2 डिवाइडेड बाई नीचे भी 2, तो आंसर 1 आएगा। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? ये सब 90% केस में पार्शियल लिमिट यूज करने से भी आंसर वगैरह मैच हो जाता है, समझे क्या? क्लियर है? बट फिर भी आप अवॉइड करने का कोशिश करना। क्लियर? तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉपिटल रूल एंड लिबनिट्ज रूल। क्लियर है? समझ आ रहा है ना?
तो इस प्रकार के क्वेश्चन आज से 10 साल पहले अच्छा क्वेश्चन बोला जाता था, पर आज तो ये सब इधर उधर कोई भी रद्दी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिकॉज कंसेप्ट तो कुछ है नहीं, सिंपल दोनों रूल अगर पता है तो आराम से कोई भी कर लेगा। ठीक है ना, मेंस वगैरह में ये सब आता रहता है अभी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इंटीग्रेशन 0 से x इंटू ई टू दी पावर टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू डी टी। तो वही चीज है कि x का जो फंक्शन है वो तो बेकार है, उसको बाहर निकाल देने से ही होगा। ठीक है, वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बिकॉज इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में चल रहा है। तो ये ऐसे हो जाएगा ना, कुछ फिल करने का कोशिश करो, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर 0 डालेंगे तो ये 0/0 फॉर्मेट है, तो लॉपिटल लगा देंगे, लॉपिटल लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, x इंटू इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ये इंटीग्रेशन इंटू इस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि 1 होगा, और नीचे कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो अभी भी 0 पुट करने से 0/0 फॉर्मेट बाकी है, तो एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस इसमें लेबनिज लग जाएगा तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इधर आ जाएगा ट्वाइस x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। तो क्लियरली देखो 0 अगर डालेंगे तो ये वैनिश, इधर वाला आ जाएगा 2, इधर ये वैनिश, इधर आ जाएगा 2, तो 2/2 आंसर विल बी 1। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो एकदम बढ़िया प्रॉब्लम है, ये सब आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ये सब में है नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां पे डबल इंटीग्रेशन 0 से x ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर dx, यहां पे बाहर निकालने वाला कुछ है नहीं, और नीचे भी पूरा जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है वही चीज लिखा गया है। ठीक है, तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर डालेंगे तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन आपको दिख रहा है, और 0 से इंफिनिटी में अगर निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज एरिया, वो अनबाउंडेड आएगा, इंफिनिटी आएगा। दैट इज क्लियरली पता चल रहा है ये एक इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्मेट है। तो लॉपिटल लगेगा, लॉपिटल अगर लगेगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर डिफरेंशिएट करो कितना आ जाएगा, 2 इंटू है ना, बॉक्स टू दी पावर n का डेरिवेटिव चल रहा है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स जब होगा तब लेबनिज लगेगा, तो क्या आएगा साथ में ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्टली लेबनिज लगाओ, ई टू दी पावर ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर इज 4x। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इज 1। सही है क्या, अच्छा यहाँ पे इंटू 2x मिस हो गया है ना, यहाँ पे इंटू 2x मिस हो गया, अच्छा यहाँ पे भी मैंने मिस किया ना, क्या देख लेना एक बार, पता नहीं। इसका इंटीग्रेशन में जब डेरिवेटिव होगा तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, नहीं 2x तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे तो लेबनिज लग रहा है ना, तो ई टू दी पावर 2x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 आएगा, मैंने गलती कर दिया, 4x कहां से आएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव, मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, बट लेबनिज से करोगे ना तो यहाँ पे 4x वगैरह कुछ नहीं आएगा, x आके बैठेगा अंदर और x का डेरिवेटिव आएगा, और -0 का तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा। तो यहां से ये फैक्टर कैंसिल होकर के आपका ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर दे रहा है, तो ये कितना आ रहा है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 0 से x ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। अगेन आप देखोगे कि ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्मेट ही है, बिकॉज अनबाउंडेड है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्लियर है, फंक्शन इंक्रीजिंग में कैसे बोल रहा हूं, बिकॉज ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स मिलेगा। अभी अगर x पॉजिटिव है और 0 से अपर लिमिट जा रहा है ना, तो x को पॉजिटिव अगर कंसीडर करते हैं तो ये अपन इंक्रीजिंग बोल सकते हैं 0 के बाद अगर ये इंक्रीज करेगा तो इसका एरिया बाउंडेड अनबाउंडेड आ जाएगा ना, 0 से इंफिनिटी तक अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो एरिया इनफाइनाइट आ जाएगा। क्लियर है, तो वही फीलिंग है, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी अगेन फॉर्मेट है, तो लॉपिटल लगाओगे तो ये ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू 1 आएगा, और नीचे आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स। क्लियर है क्या, तो ये चीज कैंसिल हो गया है ना, और यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये 1/x आ गया, तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी में ये आंसर आ जाएगा 0। क्लियर है, समझ आ रहा है ना, तो वही एग्जैक्टली करना है आपको। ठीक है, तो अगर ये सब चीज आप बढ़िया से कर लिए तो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से चीजें हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।
चलिए, फाइंड कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ये एक फंक्शनल इक्वेशन आपको दे रखा है, आपको एफ एक्स निकालना है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन मैंने एक जगह पे आपको कराया था, उधर याद है आपको, एमओडी पे कराया था एक बार, एक टॉपिक टाइप 10 में, ठीक है। और इधर आ रहा है आपका एक और बार लेबनीज में, ठीक है। तो दो ही प्रकार के आता है डिटर्मिनेशन, या तो उधर एमओडी वाला आएगा, और अगर इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है तो आप समझ जाना। दोनों पे सवाल आया, 2018 में आया, 2020 में आया लेबनीज पे, 2018 में आया एडवांस में एमओडी वाला, ठीक है। तो दो ही प्रकार का डिटर्मिनेशन फंक्शन होता है फंक्शनल रूल से, जो आप कर रहे हो। क्लियर? पहला वाला तो कर चुके हो ऑलरेडी, और सेकेंड वाला अभी आप कर रहे हो। प्लस log 2, यहाँ पे फंक्शन निकालने के लिए पहले इंटीग्रेशन को समाप्त करो। तो इंटीग्रेशन समाप्त करने के लिए लेबनीज लगाना पड़ेगा 1, मतलब दोनों तरफ क्या करेंगे, लेबनीज तो बाद में लगेगा, पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है क्या? तो ये कितना आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव तो 0, प्लस यहाँ पे लेबनीज लगेगा तो एफ एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1, प्लस यहाँ पे लेबनीज लगेगा तो 0 माइनस एक्स इंटू एफ एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, और प्लस इधर 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे तो सब कुछ खत्म हो गया, बस एफ एक्स का वैल्यू आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, मिल गया, फंक्शन खत्म। एकदम सिंपल है, समझेगा? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है सब में, ठीक है, एकदम सिंपल, आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन को देख करके पहचानना है कि सर ये लेबनीज का प्रॉब्लम है। क्लियर है? समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। एक और फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है जहां से आपको एफ एक्स निकालना है। ये फंक्शनल इक्वेशन क्या, एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स एफ ऑफ टी साइन टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस टी डी टी। क्लियर? तो क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये ट्वाइस एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स आएगा, और इधर तो लेबनीज लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, एफ एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस एक्स, और इंटू 1 और माइनस 0, ठीक है। तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे कि अपन यहाँ पे बोल सकते हैं एफ एक्स उड़ा देते हैं, सच दैट हम बोल देते हैं कि एफ एक्स नॉन जीरो है, ठीक है। मान के चलते कि एफ एक्स नॉन जीरो, तो आराम से एफ एक्स को उड़ा देते। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो फटाफट बोलो, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस एक्स, और बाहर एक और हाफ आ जाएगा। तो ये तो एफ डैश का वैल्यू आया, बट आपको तो एफ एक्स निकालना है ना, तो एफ डैश से अगर एफ एक्स निकालना है तो क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे दोनों तरफ, ठीक है ना, इंटीग्रेट कर दोगे। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, ये एफ डैश का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स इज योर डी टी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो डी टी एक्स ऑफ एफ एक्स को खत्म करने के लिए आपको एक इंटीग्रेशन चाहिए और एक डी एक्स चाहिए, तो ऑब्वियसली आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। तो इधर इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स होकर के एफ एक्स आ गया, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आ गया। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका नीचे वाले को यहाँ पे इसको टी मानोगे तो ऊपर वाला डी टी बन जाएगा, माइनस डी टी बन जाएगा। तो ये हाफ माइनस डी टी आ गया, और dt आ गया, और नीचे वाला आ गया 2 प्लस टी, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस 2 प्लस टी प्लस सी, ठीक है। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोल, एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस 2 प्लस टी, मतलब क्या, टी क्या है, टी है आपका, किसको कंसीडर किया था, कॉस एक्स को, प्लस सी। बट अभी तक जब तक सी नहीं निकलेगा तब तक तो बात नहीं बनेगा ना। तो सी निकालने के लिए आपको एक फंक्शनल रूल निकालना पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू पे। तो वो आप कैसे निकालोगे, इसी एक्सप्रेशन से निकालोगे। और सबसे सिंपलेस्ट फंक्शनल वैल्यू क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0 पे, अब कर चुके हो ऑलरेडी। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 पुट करूं तो 0 से 0 लिमिट आराम से खत्म हो जाएगा, आंसर 0 दे देगा। समझ आ रहा है मेरी बात, 0 से 0 लिमिट आंसर 0 देगा ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। समझ में आ रहा है ना, बिकॉज ये 0 से 0 लिमिट आंसर 0 तभी देगा जब ये वाला चीज 0 पे एग्जिस्ट करेगा। तो 2 प्लस कॉस टी 0 पे तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, साइन टी भी नहीं दे रहा है, और एफ ऑफ टी भी नहीं दे रहा है। क्लियर? यहाँ पे प्रिसाइसली साथ में लिखा हुआ होना चाहिए कि एफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0, तो और प्रिसाइज होना चाहिए। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है पक्का? एफ एक्स इज डिफाइंड एक्स इक्वल टू 0, तभी तो आप एफ 0 निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इधर आ जाएगा एफ स्क्वायर 0 और उधर आ जाएगा 0, तो एफ स्क्वायर 0 का 0 है, तो एफ 0 का वैल्यू 0, ये हम निकाल दिए। तो ये एफ 0 इक्वल टू 0 को यूज करके हम
यहाँ से c निकालेंगे तो x का वैल्यू 0 डालो तो इधर 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 डालो तो ये माइनस हाफ log 3 आ जाएगा प्लस c, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ log 3, पुट कर दो आपके पास fx आ जाएगा। क्लियर? ये एडवांस का एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम आप आराम से पूछ सकते हो, इस तरह का सवाल वो लोग पूछते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन भी इन्वॉल्व हो गया, ये बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फील नहीं आ रहा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन भी यूज हो गया अच्छे से, लिमिट्स भी यूज हो गया, पर लास्ट में फंक्शनल रूल ये वाला दिमाग नहीं यूज हो गया। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है? तो बढ़िया प्रॉब्लम है, ये सब अच्छे से नोट करके रखो, और अगर ये सब आपका क्लियर है तो ही ज्यादा आप एज में रहोगे और बहुत अच्छे से आप लिमिट्स का प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाओगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। साइन एक्स से 1 है, टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी। लिमिट्स क्या है? साइन एक्स से 1, इधर है टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी, और इधर आएगा 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। और इधर x का वैल्यू है 0 से π/2, x का वैल्यू आपको मिल रहा है 0 से π/2, तो आपको f ऑफ 1/√3 निकालना है। तो पहले तो आप फंक्शन निकालो, पहले फंक्शन निकालने के लिए डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, तो लेबनिज लगेगा। तो पहला वाला तो 0 माइनस दूसरा वाला आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू एफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, है ना, इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विल बी कॉस एक्स, और इधर आ जाएगा -0 का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स खत्म हो जाएगा। तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि एफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आएगा हमारे पास 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है क्या? एफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स ऑब्वियसली। तो अभी हमारे को यहां से क्या निकालना है, हमारे को 1/√3 निकालना है ना, 1/√3 निकालना है, ठीक है। तो अगर अभी आपको 1/√3 एफ ऑफ 1/√3 निकालना है, तो डायरेक्टली साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे, मतलब इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ टी का वैल्यू 1/t टाइप का मिल गया, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा कि एफ ऑफ टी अगर, तो यहाँ पे टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स हमेशा बिलोंग्स टू होता है 0 से 1, तो यहाँ पे वही फंक्शनल वैल्यू आप निकाल पाओगे जो 0 से 1 के बीच में होगा। तो 1/√3 0 से 1 के बीच में बिल्कुल है, तो ये एफ ऑफ 1/√3 का आंसर अपन क्या दे देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1/√3 विच इज √3। अगर आप एफ ऑफ √3 निकालने के लिए बोलते तो शायद मैं निकाल नहीं पाता, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स किसी भी एक्स के लिए √3 हो ही नहीं पाएगा कभी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 के अंदर होता है, तो अगर 0 से 1 के अंदर कोई भी फंक्शनल वैल्यू आप पूछते हो तो भी मैं जवाब दे पाऊंगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना? तो ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते दोस्त, आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, ठीक है। डोमेन को डोमेन दिया है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सेटिस्फाइंग दिस x इंटू 0 से x 1 माइनस टी इंटू एफ टी डी टी, और इधर आ रहा है 0 से x t इंटू एफ ऑफ टी डी टी। एफ अकाउंट का वैल्यू 1 दिया हुआ भी है और x पॉजिटिव है, ये तो डोमेन से पता चल रहा है, यहाँ पे और देने का जरूरत नहीं। एफ एक्स निकालना है, डिफरेंशिएट करेंगे x इंटू, यहाँ पे लेबनिज लगेगा तो 1 माइनस एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, प्लस इधर 0 से x 1 माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी आएगा, और इधर लेबनिज लगेगा तो ये x इंटू एफ एक्स हो जाएगा। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है? पक्का? अगेन डिफरेंशिएट करो, बिकॉज इस इंटीग्रेशन को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक तो कुछ काम नहीं होगा ना। तो अगेन पहले ये देख लो क्या आता है, ये आएगा x एफ एक्स माइनस ये आ रहा है x स्क्वायर एफ एक्स प्लस 0 से x 1 माइनस टी इंटू एफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स। क्लियर है क्या? ये एक्स एफ एक्स गया काम से, ठीक है। तो यहां से क्लियरली आ रहा है क्या, 0 से एक्स एफ टी इंटू 1 माइनस टी डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स। क्लियर है क्या? तो अभी अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आएगा, एफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 इज इक्वल टू ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एफ एक्स आएगा, ठीक है। यहां से अगर मैं क्लियरली देखूं, सॉरी एक्स स्क्वायर एफ एक्स कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर एफ डैश आएगा प्लस एफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, ऐसे आएगा, ठीक है। क्लियर है भाई? चलो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है,
इस चीज को इधर लेकर के आ जाते तो एफ एक्स कॉमन आया, अंदर आएगा 1 माइनस एक्स माइनस 2x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3x, है ना। तो यहां से अगर मैं अरेंजमेंट करूं तो ये एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 3x बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स। अभी आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो आराम से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आराम से हो जाएगा क्या, ln एफ एक्स का मॉड्यूलस, ठीक है। और इधर आ जाएगा तेरा एक्स टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2, दैट इज माइनस 1 बाई एक्स। और इधर आ जाएगा माइनस 3 ln मॉड एक्स प्लस सी। और ये सी निकालने के लिए आपको एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो ये रिजल्ट आप यूज करके इस इक्वेशन में ये रिजल्ट यूज करके सी निकल जाएगा और सी अगर आ जाएगा तो एफ एक्स आ जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही होते हैं डेफिनेट्स के प्रॉब्लम, बिल्कुल टफ नहीं होते, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्यों इतना पूछते रहते मुझे, समझ में आ रहा है ना। क्लियर है, तो वही चीज है ना। आप देख करके प्रीवियस ईयर लगाइएगा तो आपको पता चलेगा। क्लियर, समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एफ एक्स दिया हुआ है और एफ इनवर्स को इंटीग्रेट करने बोला है 0 से 2 पाई। ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है बोलूंगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है बोलूंगा, बिकॉज यहां से तो इस फंक्शन का इनवर्स आपके लिए निकालना पॉसिबल नहीं होगा, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक्स है, तब करोगे क्या, समझ में आ रहा है। यहां पे ही दिमाग चलता है कि करोगे क्या। अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा है तो आपका दिमाग काम कर जाएगा। बोले सर यहाँ पे तो एफ इनवर्स निकाल ही नहीं सकते, तो क्यों ना अपन सब्सटीट्यूट करके देख लेते हैं कि सर एफ इनवर्स एक्स को अपन क्या सब्सटीट्यूट कर दे, टी सब्सटीट्यूट कर दे, ठीक है। और अभी अभी ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सब्सटीट्यूशन जब भी हम करते हैं ना, देखो अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, वो अगर मैं डिस्कस ना करके प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं ना, आप में से एक जन भी मेरे को ये घुमा करके भी कभी नहीं पूछोगे, बट फिर भी मैं डीप में जाके आपको डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको सिखाया और वो विश्वास दिलाया। मैंने आपको बोला था कि सब्सटीट्यूशन हमेशा कंटीन्यूअस मोनोटोनिक होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे आप एफ इनवर्स को सब्सटीट्यूट कर रहे हो, एफ इनवर्स क्या है ये पता तो है नहीं, तो आप कैसे बोल रहे हो कि ये कंटीन्यूअस एंड मोनोटोनिक है, समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं। ये एफ एक्स फंक्शन जो इसको डेरिवेटिव करोगे तो 1 माइनस कॉस एक्स आएगा, जो कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एफ एक्स मोनोटोनिक है, आपको पता चला। और एफ एक्स का ग्राफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ऐसे आता है। तो ऑब्वियसली सर एफ इनवर्स एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज हो जाएगा बस, है ना। मतलब ऐसे ऐसे हो जाएगा एफ इनवर्स का ग्राफ, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग तो रहेगा ही और कंटिन्यूअस भी रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो इतना तक अगर सोच के आप करते हो, है ना, वही होता है प्रॉपर नॉलेज, समझे क्या, वही होता है प्रॉपर नॉलेज। अगर ये सोच के इस क्वेश्चन को करते वक्त भी अगर आप ये चीज सोच रहे हो तो ही आप एक अच्छा बच्चा कंसीडर होंगे, ठीक है। तो ये टी का वैल्यू हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स, जो कि हम बिल्कुल कर सकते हैं बिकॉज दिस सब्सटीट्यूशन इज कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक। हमने दिखा दिया आपको लॉजिक। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी लिख सकते हैं। तो डीएक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश टी डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स को टी लिख दे और डीएक्स को लिख दे एफ डैश टी डी टी, समझा गया, क्लियर है। और लिमिट चेंज होगा ना, एक्स इज अब 0 है, एक्स इज अब 0 है तो एफ ऑफ टी 0, एफ ऑफ टी 0 कहां पे होगा, एक्स इक्वल टू 0 पे ही होगा। मतलब समझ रहे हो ना, जब x का वैल्यू 0 होगा उसका मतलब क्या, t क्या होगा निकालना है ना, तो एफ टी 0 कर दो। तो t प्लस साइन टी 0 कहां पे होगा, ये ग्राफ अगर आपको याद है तो t प्लस साइन टी एक ही जगह पे 0 हो सकता है, x इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। अदरवाइज t हमेशा माइनस साइन, मतलब आप क्लियरली ये समझ सकते हो, इसका इंफॉर्मेशन आपके पास है। और π/2 कब हो सकता है, x का सॉरी 2 पाई कब हो सकता है x का वैल्यू, जब f ऑफ t का वैल्यू 2 पाई रख के सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज t प्लस साइन टी इक्वल टू 2 पाई सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कब होगा, क्लियरली दिख रहा है। अगर t के जगह पे 2 पाई रखता हूं तो सेटिस्फाई कर रहा है, साइन 2 पाई तो 0 हो जाए, तो t का वैल्यू भी यहाँ पे मैं 2 पाई लिख सकता हूँ। अभी ये इंटीग्रेशन आ गया आपके जोन पे, इसको आप आराम से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बाई पार्ट, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन। ये t इंटू एफ टी हो जाएगा बिकॉज एफ डैश का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ टी, अपर लिमिट 2 पाई लोअर लिमिट 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ t इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश टी इज एफ टी, और साथ में dt रहेगा और लिमिट 0 से 2 पाई हो जाएगा। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है मेरी बात, पक्की बात। तो एफ टी क्या हो जाएगा, ये तो 2 पाई इंटू एफ ऑफ 2 पाई माइनस 0 से तो 0 ही आएगा, और यहाँ पे एफ टी क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा ना आपका टी प्लस साइन टी, एफ एक्स अगर एक्स प्लस साइन एक्स है तो एफ टी टी प्लस साइन टी हो जाएगा। तो टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टी और अपर लिमिट 2 पाई लोअर लिमिट 0। अभी ये पुट कर दो और एफ ऑफ 2 पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस 0, 2 पाई ही आएगा।
तो आराम से ये आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसी की तरीके से अपन करते हैं। जब भी इनवर्स को अपन, बहुत सारे ऐसे केसेस आएगा जहां पे इनवर्स आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो अगर इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट ही करते हैं, डिजाइन भी होता है। डेरिवेटिव में भी मैंने आपको कराया था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, जहां पे इनवर्स निकालना तो पॉसिबल नहीं था, बट फिर भी डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन हम निकाल सकते थे। तो यहाँ पे भी इनवर्स निकालना तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, बट स्टिल हम इंटीग्रेशन ऑफ दैट इनवर्स फंक्शन निकाल पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बाइंग पार्ट एंड सब्स्टिट्यूशन कंसेप्ट। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो दिस इज द ओवरऑल लॉजिक एंड कंसेप्ट बिहाइंड योर न्यूटन लैबनीज। ये ओवर है, पूरा तरीके से खत्म हो गया है ना? तो अभी हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो हम देख लेते हैं, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है और ये भी आईटी का बहुत फेवरेट पोर्शन है। ये सब, इस पे भी वो लोग भर भर के सवाल पूछते रहते हैं। लिबनिट्ज की तरह इतना प्यारा टॉपिक तो नहीं है, बट गैप दे देकर के पूछते रहते हैं, जैसे इस बार भी 2020 में उन्होंने पूछा है सवाल। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो चलिए दोस्त, हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन वैसे के लिए आपको एस्टिमेट करना है, यहाँ पे तो मैनिपुलेट करना है, सैंडविच थ्योरम जैसा काम है, लगभग आप मान सकते हो। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन हो जाता है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 थ्योरी के पॉइंट्स पहले समझ जाते डिटेल में अच्छे से, एंड देन अपन क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, ये थ्योरी मुद्दे का चीज है बेसिकली। ठीक है? देखो क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई फंक्शन, कोई 3 फंक्शन आप ले लो जहां पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल में, फाइनाइट इंटरवल में ये इनइक्वालिटी ये तीनों फंक्शन के बीच में सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज gx इज लेस देन इक्वल टू fx एंड fx इज लेस देन इक्वल टू hx। तो अगर ऐसा सीन होता है तो आइदर फंक्शन कंप्लीटली मोनोटोनिक हो इस इंटरवल में या फिर ना हो, कोई हमें फर्क पड़ता ही नहीं है, इंटीग्रेशन में भी वही इनइक्वालिटी फॉलो होगा ही होगा। बोले सर ऐसा क्यों? क्लियरली देख लेते चलिए। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंटरवल का स्नैपशॉट लिया मैंने, ठीक है, और इस इंटरवल में हमने क्या देखा कि हमारा जो hx फंक्शन है वो कुछ ऐसा है, gx फंक्शन ऐसा है और fx फंक्शन कुछ ऐसा है। ये f है, ये g है, ये g है, ये f है बीच वाला और ये कुछ h है। तो ऑब्वियसली आपको क्लियरली देख रहा है ना, मोनोटोनिसिटी से कोई मतलब ही नहीं है। अगर hx सबसे ऊपर है इस इंटरवल में तो hx का एरिया बाउंड सबसे ज्यादा होगा ही नहीं होगा। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? और अगर gx का एरिया बाउंड देखो और fx का एरिया बाउंड देखो, मतलब क्लियरली आपको समझ आ रहा है कि अगर ये इनइक्वालिटी इस इंटरवल में फॉलो हो रहा है तीनों के केस में, तीनों फंक्शन के लिए, तो इनका इंटीग्रेशन भी सेम इनइक्वालिटी फॉलो करेगा। दैट इज अगर gx fx से छोटा है, fx hx से छोटा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b gx भी इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx से छोटा होगा और इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx hx से छोटा होगा। ठीक है? क्लियर है? तो ये क्लियरली हमें समझ में आता है। अभी अगला बात पे चलते चलिए और अच्छे समझते चीजों को, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई मैंने मोनोटोनी के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन लिया, ठीक है, मोनोटोनी के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन लिया, मान लीजिए यहां पे कुछ भी ऐसे fx इन द इंटरवल a से b, ये हो जाएगा f ऑफ a और ये हो जाएगा f ऑफ b। तो आप मेरे को बोलिए ना, एक चीज ध्यान से बताइएगा, अगर मैं इसको पूरा ऊपर तक लेके खींचता हूं तो ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल बन रहा है और ये जो नीचे तक अगर मैं खींचता हूं तो ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये क्लियर होगा ना कि अगर वो जो उस दिन लिमिटेड सम का क्या प्रूफ बताया था उसके तरफ ये बड़ा वाला एरिया रेक्टेंगल का एरिया सबसे ज्यादा होगा, फिर इंटीग्रल वाला आएगा, फिर छोटा वाला होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बड़ा वाला एरिया क्या हो जाएगा, बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया f ऑफ b इंटू बी माइनस ए और इधर f ऑफ a इंटू बी माइनस ए और बीच में रह जाएगा इंटीग्रल a टू b fx dx। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? जो लिमिट इज सामने मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं अनऑफिशियली, बट यहाँ पे ऑफिशियली पढ़ा रहा हूं। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है पक्का? और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है, तो आप देखोगे कि तब अगर एफ बी इंटू बी माइनस ए करोगे, एफ बी इंटू बी माइनस ए क्यों आ रहा है? बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है आपका ए बी माइनस है और ब्रेथ है आपका एफ बी या फिर एफ, जो भी बोलो आप, ठीक है। तो अगर डिक्रीजिंग हो जाता है तो ए पे जो देखो ना, क्लियरली देखो, अगर डिक्रीजिंग हो जाता है तो ए पे तब बड़ा वाला लिमिट बनेगा, मतलब बड़ा वाला रेक्टेंगल बनेगा और एफ ऑफ बी इंटू बी माइनस ए हो जाएगा छोटा वाला रेक्टेंगल। तो तब यहाँ पे एफ ऑफ बी आ जाएगा और यहाँ पे एफ ऑफ ए आ जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर फंक्शन नॉन मोनोटोनिक रहा जैसे इस तरीके से,
तो ऑब्वियसली आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, मान लो नॉन मोनोटोनिक है और सी पे वो टर्न कर रहा है ना, तो एफ ऑफ सी पे सबसे मिनिमम वैल्यू दे रहा है पूरा इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है एफ ऑफ बी। तो ऑब्वियसली तब क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए हो जाएगा सबसे छोटा वाला एरिया, एफ ऑफ सी ये वाला रेक्टेंगल का एरिया सबसे कम हो जाएगा और ये वाला रेक्टेंगल का एरिया सबसे ज्यादा हो जाएगा, और बीच में रहेगा एरिया बाउंड बाई द कर्व एफ एक्स, जो कि ये वाला है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो ये हो जाएगा एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए और इधर हो जाएगा एफ ऑफ बी इंटू बी माइनस ए। मतलब पूरा इंटरवल का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आएगा और पूरा इंटरवल में फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगा। कराया था कि एक इंटरवल में फंक्शन का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं एओटी पे, टर्निंग पॉइंट में फंक्शनल वैल्यू चेक करो और इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे चेक करो, पता चल जाएगा। क्लियर? तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और तगड़ा प्रॉपर्टी जो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सबका एप्लीकेशन आएगा। क्लियर? बस पकड़ना बड़ा मुश्किल है, लेबनीज वगैरह में एप्लीकेशन क्लियरली दिख जाता है, यहाँ पे क्लियरली नहीं दिखता है, इंटरप्रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगला इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा किससे? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का होल मॉड्यूलस से, और अगर मैं एफ एक्स में मॉड्यूलस लगा दिया तो ये पार्ट सबसे बड़ा होगा। तो ये इनइक्वालिटी वैलिड है और अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये देखो ये ग्राफ बना है, मान लो ये 5 है, ये 11 है, ये 3 है, तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया 5 + 3 - 11 जो कि आ जाएगा -3। बट अगर उस पूरा एरिया पे मैंने मॉड लगा दिया तो ये हो जाएगा +3, और अगर मैंने एफ एक्स में मॉड लगा दिया तो होगा क्या? ये नीचे वाला हिस्सा रिफ्लेक्शन होकर के ऊपर चला जाएगा और ये इरेज हो जाएगा, तो ये +11 हो जाएगा, तो तब ये पूरा 19 आ जाएगा। तो ये हुआ ना सबसे बड़ा, और ये बीच में रहेगा और ये उससे भी छोटा है। क्लियर है? तो ये मॉड्यूलस वाला प्रॉपर्टी भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रहे कि इक्वालिटी होल्ड्स, ये वाला इक्वालिटी, ये सब इक्वालिटी तभी होल्ड करेगा जब एफ एक्स कंप्लीटली लाइज अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। अगर एफ एक्स देखो, अगर मेरा यही होता ओरिजिनल फंक्शन तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स भी उतना ही होता जो मॉड्यूलस लेके आता, और जो मतलब इन तीनों का वैल्यू इस केस में सेम ही होता। ठीक है? और अगर मेरा ग्राफ ऐसे होता तो भी मेरा आंसर सेम ही आता। ठीक है? तो अगर ग्राफ कंप्लीटली अबव एक्सिस या फिर कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस है तभी जाकर के इक्वालिटी होल्ड करेगा, नहीं तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा। अगर ग्राफ का हिस्सा ऊपर भी है नीचे भी है, आपका इंटीग्रल लिमिट के अंदर जो लिमिट आपने सेट की है उस लिमिट में अगर ग्राफ ऊपर है, कुछ हिस्सा मान लो 3 to 5 अगर सेट किया तो 3 to 4 ऊपर है, 4 to 5 नीचे है, तो हमेशा इक्वालिटी फेल हो जाएगा, इन इक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? तो इक्वालिटी वैलिड तभी होगा जब ग्राफ कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस या फिर कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस होगा, जो क्लियरली फील आता है। जो अगर नीचे चला गया तो थोड़ी देर पहले ही अपने देखे थे कि -3 is less than 3, 3 is less than 19, ये इन इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा था। क्लियर है? समझ आ रहा है? पक्का? तो ये बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एस्टिमेशन के लिए, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पहले ये थियोरी पोर्शन और इसी के ऊपर बेस करके क्वेश्चन है, और लास्ट में आप ये देख सकते हो, है ना, ये चीज आप देख सकते हो। ये एक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका प्रूफ भी मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूं, फालतू में इतना मेमोरी खराब करके आपका फायदा नहीं है। ठीक है? तो ये आप ऐसे प्रॉपर्टी के हिसाब से याद रखो, f² g² अगर इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स dx का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अलग अलग इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो ये अगर आपको प्रूफ चाहिए, आप मेरे को इंटरेस्ट अगर है तो आप बता दीजिएगा, मैं करके दे दूंगा क्लास में जूम वगैरह पे। ठीक है? और अगर इंटरेस्ट नहीं है तब तो सिर्फ याद रखो, सफिशिएंट है, काम हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो अभी आप नोट कर लेना। नोट क्या करोगे, शीट में तो है ही आपका। ठीक है? प्रॉपर्ली, और अगर जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं आप लिख लीजिएगा। ठीक है? और अभी मैं क्वेश्चन पे चलता हूं। ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वही सैंडविच थ्योरम की तरह ना, यहाँ पे फंक्शन जो है वो इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फंक्शन ढूंढना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आप एस्टिमेट कर रहे हो एक डेफिनेट इंटीग्रेशन को, दैट इज इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू का आइडिया लगा रहे हो आप कि कहां पे ये हो सकता है, किधर होने का चांसेस है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। x⁴ dx क्यूब रूट ऑफ 1 + x⁴8। ठीक है? तो अगर मैं बोलूं कि सर ये जो मेरा फंक्शन है x⁴ डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 1 + x⁴8, अभी यहां पे मैं आपको प्रूफ बोल करके दिया ना, जब जे एडवांस आपको पूछेगा तो 4 अलग अलग ऑप्शन में ऐसे 4 अलग अलग ऑप्शन लगा देगा, जैसे इस बार उन्होंने किया है। समझ में आ रहा है ना? देखिएगा पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 12 इस टॉपिक पढ़ने के बाद सॉल्व कीजिएगा।
ठीक है, सीरीज एक्सपांशन के साथ मिक्स करके बहुत ही अच्छा एस्टिमेशन पे प्रॉब्लम बनाया। 4 अलग अलग ऑप्शन में 4 अलग अलग इनइक्वालिटी दे देगा। इंटीग्रेशन में इनइक्वालिटी अगर आ गया तो आप समझ जाना एस्टिमेशन से ही आया सवाल। इंटीग्रेशन में वेरिएबल लिमिट्स अगर दिख गया तो लिबनिट्ज का सवाल। इंटीग्रेशन में इनइक्वालिटी इंवॉल्व हो गया तो समझ जाना एस्टिमेशन का काम। क्लियर है? तो ये सब क्लू रखना चाहिए दिमाग में। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक्स टू दी पावर, ये तो क्या टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब क्या है? इनइक्वालिटीज अंडर इंटीग्रल साइन, वही तो है ना। इस फंक्शन के आजू बाजू में फंक्शन ढूंढना होगा, जस्ट लाइक ए सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम में जैसे आप फंक्शन को ढूंढते थे वैसे ही ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पे आइडिया लगाना पड़ेगा। वो आइडिया लगाना सबकी बस की बात नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। प्रैक्टिस का जरूरत है इस टॉपिक में, बिना पढ़े डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। जितने सवाल शीट में करना पड़ेगा तभी जाकर के ग्रिप बनेगा इसके ऊपर। ठीक है, क्या है एग्जैक्टली देखो। अभी मैं आइडिया लगाऊंगा इसको और इसको देख करके। क्या आइडिया लगाऊंगा मैं? एक तो यहां पे 0 प्रूव करना है, तो मैं तो ये बोल ही सकता हूं कि भाई ये तो ग्रेटर देन 0 तो होगा, ये तो कंफर्म है। और इधर मेरे को 1/8 चाहिए, तो 1/8 कब मिलेगा? 0 से 1 का इंटीग्रेशन जब करूंगा। ऑब्वियसली x टू दी पावर 7 का इंटीग्रेशन मेरे को फील आ रहा है x टू दी पावर 8/8 होता है। और अगर 1 से 0 पुट कर दूंगा अपर लिमिट लोअर लिमिट तो 1/8 आ जाएगा, ऐसा मेरे को फील आ रहा है। तो ये सोच के मैंने इधर लिख दिया x टू दी पावर 7। फिर मैंने चेक किया क्या ये सही है, क्या देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, बिकॉज 0 से 1 में ये पूरा पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा पूरा पॉजिटिव है। इन 0 से 1 तो x टू दी पावर 1 7 को अगर किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर देते हो तो ये और भी छोटा हो जाएगा। किससे छोटा होगा? x टू दी पावर 7 से छोटा होगा। क्लियर है? तो ये इनइक्वालिटी पूरा वैलिड है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 1। तो अगर ये पूरा इनइक्वालिटी वैलिड है इन द इंटरवल 0 to 1, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है कि तीनों फंक्शन का इंटीग्रेशन भी 0 से 1 में सेम इनइक्वालिटी फॉलो करेगा। बिल्कुल, लगा दो इंटीग्रेशन। 0 से 1 0 dx is less than 0 से 1 x to the power 7 divided by cube root of 1 plus x to the power 8 is less than 0 से 1 x to the power 7 dx। क्लियर है? इसका आंसर 0, ये तो वही आ गया। और ये क्या आ जाएगा? x to the power 8/8, 0 से 1 पे इंटीग्रेशन 1/8 हो गया ना प्रूफ। क्लियर है? बट एग्जाम में आपको तो अभी प्रूफ के फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, आपको किसके फॉर्मेट में मिलेगा? आपको 4 अलग अलग ऑप्शन मल्टीपल करेक्ट में ही पूछेगा। ये सब अगर पूछता है तो मल्टी करेक्ट में ये 4 ऑप्शन बना करके चेक करने के लिए बोलेगा। थोड़ा लेंदी भी हो जाता है एस्टिमेशन का प्रॉब्लम चेक करने के हिसाब से, और अच्छा भी हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो पहले जिन्होंने भी पहले आईटी में जो भी सवाल पूछे गए थे, आईटी ने जो भी पूछा था, तो वो सिंपल इसी लॉजिक से हो रहा था। बट इस बार वाला सवाल उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी बनाया एस्टिमेशन पे। उन्होंने सीरीज एक्सपांशन को यूज कराया यहाँ पे। ठीक है, अगर डायरेक्ट बाई पार्ट से आप करने जाओ उस सवाल को आप कीजिएगा ये टॉपिक पढ़ने के बाद। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 12 मल्टीपल करेक्ट का था, मेरे को अभी भी याद है। अगर दिक्कत आता है तो सॉल्यूशन देखिएगा, कैलकुलस का सॉल्यूशन बना हुआ है चैनल में। ठीक है, देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्लियर? बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम होता है ये सब। ठीक है, अगर अच्छे से करेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा, फील आएगा। तो क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, हाफ किससे छोटा प्रूफ करने के लिए दिया है? 0 से हाफ dx/1 माइनस। ये तो देखो आइडिया लगा लगा के करना पड़ेगा, ट्रायल करना पड़ेगा। अगर हो गया तो ठीक है, एक बार पॉज करके आप ट्राई करके देखिए कि क्या 1/√x टू दी पावर 2n से आप कोई छोटा और बड़ा फंक्शन निकाल सकते हैं या नहीं। 1 माइनस x टू दी पावर 2n, इससे कोई फंक्शन छोटा और कोई फंक्शन बड़ा क्या आप निकाल सकते हो या नहीं। इन द इंटरवल 0 to हाफ याद रखिएगा। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? तो एक तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ये जो होगा ये किससे बड़ा होगा। अभी हाफ चाहिए ना, यहां पे हाफ चाहिए। 0 होता तब तो डायरेक्टली बैठा देता। क्लोज वैल्यू निकालना है, क्लोज वैल्यू। ठीक है, 0 से बड़ा होगा ये तो सबको पता है। और ये सब जो हम फंक्शन जो जनरेट करते हैं यहाँ पे और भी फंक्शंस आ सकते हैं, और भी फंक्शंस आएगा तो शायद और थोड़ा बड़ा रेंज आ जाएगा और थोड़ा छोटा रेंज भी आ सकता है। ठीक है ना, ये सब एस्टिमेशन चलता रहता है, इसीलिए ये सब ऑप्शन बेस्ड प्रॉब्लम होता है। ऑप्शन में जो लिमिट मतलब जो वैल्यू दिया है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? डायरेक्टली आपको एस्टिमेट द इंटीग्रल बोल के ऐसा कभी नहीं देगा। समझ में आ रहा है ना? शीट वगैरह में आपको मिल सकता है बट ऐसा कभी नहीं देगा। ठीक है, तो इसका क्लोजेस्ट वैल्यू निकालना, ये सब हम एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना निकाल रहे हैं इंटीग्रल का, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो आप कर ही सकते हो इसका, इसको टी मान करके dt निकाल लो। ठीक है,
तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2 है ना। अगर मैं सोचने के बाद करूं तो हाफ आपको कैसे मिलेगा, किस चीज से आपको हाफ मिलेगा, ये चीज सोच सकते हो क्या, किस चीज से आपको हाफ मिलेगा। हाफ जो आपको मिलेगा साइन इनवर्स हाफ तो π/6 आ जाएगा, मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा साइन इनवर्स। और हाफ निकालने के लिए 1 ही बोल सकते हैं ना, 1 ही सफिशियंट है हाफ निकालने के लिए। हाफ की अगर मैं बात करूं तो 1 ही बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है पहले देख ले, क्या ये 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, समझ जाओ पहले, 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा। x का वैल्यू आप देख लो क्लियरली 0 से हाफ के बीच में है, तो x टू दी पावर 2n जो होगा वो भी 0 से 1/2 टू दी पावर 2n के बीच में होगा, ठीक है ना, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। और माइनस अगर कर देंगे तो ये -1/2 टू दी पावर n से 0 तक हो जाएगा, +1 कर देंगे तो 1 - 1/2 टू दी पावर n। तो बेसिकली ये 1 से बड़ा है इन दिस इंटरवल। आपको देख कर लग रहा होगा कि ये 1 से छोटा है, बट हकीकत में अगर आप देखोगे तो ये 1 से बड़ा होगा, ये 1 से बड़ा होगा। क्यों जानते हो, बिकॉज x का जो वैल्यू है ना वो 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा होगा। क्यों 1 क्यों डाला मैंने, इस हाफ को देख करके मेरे को इंफॉर्मेशन मिला, आइडिया लगा कि 0 से हाफ में अगर मैं किस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर हाफ आएगा। ऑब्वियसली 1 मेरे को आइडिया लग रहा है सबसे पहले, अगर 1 आइडिया लग रहा है तो चेक करो क्या 1 इससे छोटा है। जनरली तो छोटा नहीं है, डिनोमिनेटर 1 को डिवाइड कर रहे हो किसी क्वांटिटी से, बट अगर 1 को आप 1 से छोटे वाले क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली पूरा क्वांटिटी जो है वो 1 से बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये इससे छोटा होगा, और इधर मेरे को साइन इनवर्स का इंफॉर्मेशन मिल गया, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, ये क्वांटिटी जो है वो इससे भी बड़ा होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर और भी छोटा होता गया। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ही वैल्यू बढ़ता जाएगा। ये हर जगह पे तो ट्रू नहीं होगा ना, जैसे ही 1 को क्रॉस करोगे ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, बट 1 से छोटे वाले के लिए सेटिस्फाई करेगा। अगर करता है तो 0 से 1 पे भी ये सेटिस्फाई करेगा। 0 से 1 इंटीग्रेशन लगा दो तीनों जगह पे, सॉरी 0 से 1 क्या बोल रहा हूँ, 0 से हाफ होगा, 0 से हाफ दिया हुआ है ना, 0 से हाफ इंटीग्रेशन लगा दो, आराम से आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो बढ़िया से एकदम ये सब प्रॉब्लम आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा अकल चाहिए, सोचना पड़ेगा जैसे बोल रहा हूं इस तरीके से, और जैसे ही आप सोच लोगे आराम से सवाल आपका बन जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम भी पूछते हैं 2, 3, देखो ना मल्टी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम भी आपको पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे 3 इंटीग्रल के बारे में आइडिया लगाने बोला है, sin x बाई एक्स, साइन ऑफ sin x बाई sin x और साइन ऑफ tan x बाई tan x। मतलब यहाँ पे जो भी चीज लिखा गया है वो साइन ऑफ बॉक्स बाई बॉक्स के फॉर्मेट में लिखा गया है। क्या आपको नजर आ रहा है, ये तीनों फंक्शन साइन ऑफ बॉक्स बाई बॉक्स के फॉर्मेट में लिखा गया है। एक बार बॉक्स की जगह पे x आ गया, एक बार बॉक्स की जगह पे साइन आ गया, और एक बार बॉक्स की जगह पे tan आ गया। क्लियर है क्या। तो बॉक्स की जगह पे एक बार x आ रहा है, एक बार साइन आ रहा है और एक बार tan आ रहा है। और लिमिट आपको क्या दिख रहा है, लिमिट दिख रहा है π/6 से π/3, दैट इज 0 से π/2 के बीच में। और 0 से π/2 के बीच में इन तीनों के अंदर आपको एक इंफॉर्मेशन पता है, तो क्या है कि सर हमेशा sin x जो होता है वो x से छोटा होता है, और x जो है वो tan x से छोटा होता है। ये इनइक्वालिटी ऑलरेडी मैंने ITF में पढ़ा है, ट्रिगो में पढ़ा है, बहुत जगह पे पढ़ा है आपको। इन द इंटरवल 0 से π/2, और अभी जो आपका इंटरवल दिया गया है वो तो 0 से π/2 के बीच में ही है ना, π/6 से π/3, तो आराम से यहां पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी अगर मैं fx कंसीडर करता हूं, अभी आप सोचो ना एक बात, यहाँ पे मोनोटोनिसिटी भी यूज हो गया अच्छे से। अगर मैं fx कंसीडर करता हूं sin x बाई एक्स को, तो क्लियरली आपको क्लियरली दिख रहा होगा, अगर आपको याद है या नहीं पता नहीं, मैंने ये क्वेश्चन भी करा रखा है आपको, x² x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो x इंटू कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, ठीक है। इन द इंटरवल π/6 से π/3 है ना, x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 से बड़ा है क्या, चेक कर लो। 0 से अगर बड़ा होता है तो tan x x से छोटा होगा। क्या tan x x से छोटा है इस इंटरवल में, नहीं ना, tan x तो x से बड़ा होता है इस इंटरवल में। tan x इज ग्रेटर देन x इन दिस इंटरवल। tan x अगर इस इंटरवल में बड़ा होता है तो x cos x माइनस साइन x लेस देन 0 हो जाएगा इन द इंटरवल π/6 टू π/3।
अगर ये लेस देन 0 है, नीचे वाला पॉजिटिव है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इन तीनों जगह पे अगर मैं एफ ऑपरेट करूंगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। बिकॉज आप जानते हो अगर आप फंक्शन डिक्रीजिंग है और अगर आप एफ ऑपरेट कर देते हो तो इनइक्वालिटी तुरंत रिवर्स हो जाता है। इनइक्वालिटी अगर रिवर्स हो गया तो आप क्लियरली बोल सकते हो अभी कि साइन ऑफ साइन एक्स, एफ एक्स आपका क्या है? साइन एक्स बाई एक्स है ना। साइन ऑफ साइन एक्स बाई एक्स इज ग्रेटर देन साइन ऑफ x upon x is greater than sin of tan x upon tan x। कहां पे? इन द इंटरवल पाई बाई 6 से पाई बाई 3। और अगर किसी इंटरवल में फंक्शन ये इनइक्वालिटी फॉलो कर रहा है तो उनका इंटीग्रल इन दिस लिमिट, जिस इंटरवल में इनइक्वालिटी फॉलो हो रहा है उसी इंटरवल में इंटीग्रेट करेंगे तो ये बड़ा आएगा, मतलब सेम इनइक्वालिटी फॉलो होगा। बाई प्रॉपर्टी 1 ऑफ एस्टिमेशन आप पढ़ चुके हो। और ये आपका क्या दिया गया है एग्जैक्टली देख लो, ये है आपका I2, अगला वाला है आपका I1 एंड लास्ट वन इज योर I3। दैट इज आपको जो ऑप्शन मिल गया वो मिल गया I2 इज ग्रेटर देन I1 इज ग्रेटर देन I3। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? कितना सुंदर प्रॉब्लम है देखो। ठीक है, यहाँ पे एओडी भी यूज हो गया बहुत अच्छा खासा, ये वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट। मैनिपुलेशन आपका आईक्यू भी टेस्ट हो गया, वेदर आप फंक्शन को इन तीनों को देख करके कुछ सिमिलरिटी कंसीडर कर पा रहे हो या नहीं, वो भी टेस्ट हो गया, एओडी भी टेस्ट हो गया और इंटीग्रेशन तो टेस्ट हुआ ही हुआ है ना। तो 3 कंसेप्ट यूज करके ऐसे ही आपको जो एडवांस सवाल पूछेगा। क्लियर है? पक्का? तो बिल्कुल ये एडवांस लेवल का ये सब सुटेबल क्वेश्चन है, आप ध्यान से करो और जैसे जैसे आप ये सब करते जाओगे आपका टॉपिक और भी ग्रिप में आएगा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और मैं बार बार मेंशन करके दे रहा हूं, ठीक है, एस्टिमेशन में शीट में जितना भी क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा, अगर नहीं करेंगे तो इस टॉपिक में आपका ग्रिप नहीं बनेगा कभी भी। क्लियर है? समझ आ रहा? आगे बढ़ते चलिए। I1 जो है वो क्या दे रखा है देखिए, I1 दे रखा है 0 से 1। देखो I1 और I2 दोनों 0 से 1 दिख रहा है मेरे को, और I3 और I4 1 से 2 दिख रहा है। ऑब्वियसली जिस लिमिट में उसी लिमिट में बातचीत करना चाहिए, और ऑप्शन भी इसी तरीके से दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो एकदम सिंपल है, बस इन दोनों फंक्शन को कंपेयर कर लो इन द 2 इंटरवल। दैट इज एक बार 1 से 2 में कंपेयर कर लो और एक बार 0 से 1 में कंपेयर कर लो। तो 2 टू द पावर x स्क्वायर, 2 टू द पावर x स्क्वायर और 2 टू द पावर x क्यूब, इन दोनों फंक्शन को कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका डेरिवेटिव 2 टू द पावर x स्क्वायर इंटू ट्वाइस x और इसका डेरिवेटिव 2 टू द पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। मतलब ये तो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे 2 टू द पावर 0 1 आएगा और ये हमेशा ऐसे चला जाएगा। ठीक है, इंक्रीज होता जाएगा। और इसका अगर मैं बात करूं तो x पॉजिटिव अगर है तो इंक्रीज करेगा, x अगर नेगेटिव है तो ये डिक्रीज करेगा। दैट इज 2 टू द पावर 0, ये भी तो 1 ही आएगा, बट ऐसे ऐसे जाएगा और ऐसे ऐसे आएगा। क्लियर? बट हमें ये कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन किससे ज्यादा है। ठीक है ना, इन दोनों में से कौन किससे ज्यादा है, मतलब इन दोनों पे इनइक्वालिटी सेट करना पड़ेगा ना मुझे, तो कौन कहां पे किससे ज्यादा है वो मेरे को देखना पड़ेगा। तो वो देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे मैनिपुलेट तो कर सकते हो आप। 1 पे वैल्यू कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पे 2। 1 पे दोनों का वैल्यू 2 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, 1 पे दोनों का वैल्यू 2 आ रहा है, बट x इक्वल टू 2 पे आप देखोगे कि इसका वैल्यू कम आ रहा है, इसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अभी कैसे आइडिया लगाए, कैसे आइडिया लगाए, ये टेक्निक भी मैंने आपको डिस्कस किया। अब एक फंक्शन मान लो ना 2 टू दी पावर x क्यूब माइनस 2 टू दी पावर x स्क्वायर, और इसको डेरिवेटिव करके चेक करो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर ये इंक्रीजिंग होता है तो x ग्रेटर देन 0 के लिए मैं fx ग्रेटर देन f0 लिख दूंगा, और fx ग्रेटर देन f0 जब भी लिखूंगा तो दिस इज ग्रेटर देन दैट प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसको डेरिवेटिव करके देख लो, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2 टू दी पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2 टू दी पावर x स्क्वायर इंटू ट्वाइस x। अभी ये इससे बड़ा होगा या नहीं, ये जज करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे ये सही बोले आप, ये जज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये टेक्निक छोड़िए आप, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो आपको मैनिपुलेट ही करना पड़ेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 टू दी पावर x क्यूब, और x इक्वल टू 1 पे दोनों कट कर रहा है, दिख रहा है क्लियरली, है ना, क्योंकि दोनों का वैल्यू 2 आ रहा है। तो क्या ग्राफ ऐसे होगा 2 टू दी पावर x स्क्वायर का, या फिर ऐसे तो हो नहीं सकता है, पूरा इंक्रीज तो कर नहीं पाएगा, तो ऐसे ही कट करके जाना पड़ेगा, ऐसे ही कट करके जाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? बिकॉज अगर मैं यहाँ पे हाफ डालता हूं तो पावर देखो ना, 1 से छोटा वैल्यू अगर आप डालते हो, है ना, जैसे कि मैं अगर कंपेयर करूं तो ये हो जाएगा आपका 2 टू दी पावर x क्यूब का ग्राफ, और मैं बोल रहा हूं ऐसे आएगा ना, 2 टू दी पावर x स्क्वायर ऐसे आएगा, आ करके ऐसे चला जाएगा। दैट इज ये पॉइंट हो जाएगा 1, ये पॉइंट 0 और इधर कहीं पे 2 होगा।
समझ में आ रहा है मेरी बात? अभी फील करो अच्छे से। देखो अगर मैं हाफ ही डालता हूं तो हाफ में ये 1/4 दे रहा है या 1/8 दे रहा है, तो पावर जिसमें कम है उसका वैल्यू कम होगा ऑब्वियसली, है ना। nth रूट ऑफ x वाला चीज कब ज्यादा होगा? जब n का वैल्यू जितना छोटा होगा उतना ही तो आंसर ज्यादा आएगा ना इसका। समझ में आ रहा है ना? अरे भाई पावर अगर यहाँ पे 2 to the power 1/8 है तो ये 8th रूट ऑफ 2 है, ये तो ज्यादा छोटा होगा कंपेयर टू दैट इज ये हो जाएगा 4th रूट ऑफ 2। x इक्वल टू हाफ में बात कर रहा हूं, हाफ में ये 4th रूट ऑफ 2, ये 8th रूट ऑफ 2 आएगा, तो कौन ज्यादा होगा? ये ज्यादा होगा, दैट इज 2 to the power x स्क्वायर आगे रहेगा, 2 to the power x स्क्वायर आगे रहेगा। अच्छा मैंने उल्टा बना दी ना, मैंने उल्टा बना दिया, कोई बात नहीं, 2 to the power x स्क्वायर आगे रहेगा, है ना। अच्छा तो यहां पे तो लफड़ा हो रहा है भाई, हाफ पे ये हमारे को दिख रहा है 2 to the power, अच्छा ये 2 to the power x स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसे रहेगा ना, हाँ ऐसे आ करके क्या होगा, फिर यहां पे ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ होगा शायद, ठीक है ना। ऐसे अगर होता है तब तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो तो x इक्वल टू 0 इसका एक टर्निंग पॉइंट है, बिल्कुल सही, पता भी चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कन्केविटी कहीं पे चेंज हो रहा है, ऐसा फील आ रहा है ना, ठीक है। तो कन्केविटी अगर चेंज हो रहा है तो इसको डबल डेरिवेटिव अगर करते तो 2 to the power x स्क्वायर इंटू 2 और प्लस ट्वाइस एक्स इंटू 2 to the power x स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स, दैट इज ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो कन्केविटी तो कहीं पे चेंज होने का बात ही नहीं आ रहा है भाई, कन्केविटी तो कहीं पे चेंज होने का बात ही नहीं आ रहा, पर फिर भी ऐसा सीन क्यों दिख रहा है मेरे को, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। बिकॉज हाफ पे तो 2 to the power x स्क्वायर ज्यादा वैल्यू लेगा ना, हाफ पे 2 to the power x स्क्वायर ज्यादा वैल्यू लेगा ऑब्वियसली, अगर ज्यादा वैल्यू लेता है तो दिक्कत हो जाएगा भाई। ऐसे तो देख के पता चल रहा है कि 0 से 1 में 2 to the power x स्क्वायर जो होगा, 0 से 1 में 2 to the power x स्क्वायर जो होगा, इन 0 से 1 2 to the power x स्क्वायर जो होगा वो 2 to the power x क्यूब से बड़ा हो जाएगा, दैट इज ऑब्वियसली I1 जो होगा वो I2 से बड़ा हो जाएगा, दैट इज ए ऑप्शन होगा। और 1 से 2 पे 2 to the power x क्यूब बड़ा हो जाएगा 2 to the power x स्क्वायर से, दैट इज I4 I3 से बड़ा हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और डी। ये तो समझ आ रहा है, बट ये मेरा मैच क्यों नहीं हो रहा है लॉजिक के साथ कि हाफ पे अगर मैं देखो, मान लो 1/√2 पे अगर मैं देखता हूं तो 1/√2 पे ये आ जाएगा 2, दैट इज √2 आएगा ओनली, ठीक है ना। और यहाँ पे 1/√2 पे या फिर हाफ पे अगर देखते तो ये 4th रूट ऑफ 2 और ये 8th रूट ऑफ 2, ठीक है ना, ये 8th रूट ऑफ 2, ये 8th रूट ऑफ 2 4th रूट ऑफ 2 से ज्यादा होगा या कम होगा? 8th रूट ऑफ 2 4th रूट ऑफ 2 से ज्यादा होगा या कम होगा भाई? तो कम होगा ना, 8th रूट ऑफ 2 कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा, ये तो समझ में आता ही है, लेकिन फील क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं, फील नहीं आ रहा यार। x to the power 2 to the power 1 by, अच्छा 2 to the power 1/2 और 4th रूट ऑफ 2, ये तो हाँ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, उसको क्या किया जाए। तो यहाँ पे 2 to the power, ये इन दोनों पे इनइक्वालिटी जज करने के लिए क्या चाहिए? 2 to the power 1/x चाहिए ना, तो 2 to the power 1/x जो फंक्शन है वो तो आराम से आप क्लियरली बोल सकते हो कि y अगर 2 to the power 1/x है तो ln y हो जाएगा 1/x to the base 2, तो माइनस 1/x स्क्वायर आएगा, हाँ तो ये नेगेटिव होगा, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है मतलब अगर मैं बोलता हूं कि 4 8 से छोटा है तो f of 4 f of 8 से बड़ा हो जाएगा, दैट इज 4th रूट ऑफ 2 8th रूट ऑफ 2 से बड़ा होगा, तो हाफ पे 2 to the power x स्क्वायर बड़ा होगा 2 to the power x क्यूब से, दैट इज 2 to the power x क्यूब नीचे आएगा, सही तो है। बट 1 के बाद 1 पे ये कट कर रहा है तो 1 के बाद वापस
ग्राफ तो इंक्रीज ही करेगा, बिकॉज एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए डेरिवेटिव तो ग्रेटर देन जीरो है। तो ग्राफ अगर इंक्रीज कर रहा है तो कॉन्केविटी तो चेंज होगा, मतलब कहीं ना कहीं पे तो इसको डिक्रीज करना होगा ना। कैसे हो रहा है, ग्राफ बना के एक बार देखना पड़ेगा। जस्ट एक मिनट पॉज लेकर के देखता हूँ उसका ग्राफ बना करके एग्जैक्टली ऐसा फील क्यों आ रहा है, या फिर मेरे से कोई से मिस्टेक हो रहा है। आंसर तो पता चल गया बट वो फील नहीं आ रहा है, तो एक बार देख लेता हूँ। हाँ दोस्त, तो ये देखो आप यहाँ पे जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि मैंने इसको बेकार में ही टर्न कराया। इसका जो नेचर होगा e टू दी पावर एक्स स्क्वायर वो डायरेक्टली ऐसे जाएगा, समझे क्या मेरी बात। और 2 टू दी पावर एक्स क्यूब जो होगा वो 1 से 0 के बीच में ऐसे तो आएगा, आकर के इसमें कन्केविटी आ रहा है ना, हो करके मान लो ऐसे तो जा रहा है 0 से 1 के बीच में, तो ये इससे नीचे ही रहेगा। बट जैसे ही 1 को क्रॉस करेगा, जैसे ही 1 को क्रॉस करेगा ये इससे ज्यादा हो जाएगा, है ना। मान लो 1 पे दोनों कट कर रहा है, ये ऐसे होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा मान लो, ठीक है। ये हो जाएगा दोनों का ग्राफ, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर एक्स क्यूब और ये हो जाएगा 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर। समझे मेरी बात, क्लियर है पक्का। चलो ये देखो एग्जैक्टली अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखो 2 टू दी पावर एक्स क्यूब, ये वाला फील दे रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं आपको यहाँ पे 2 डालता हूँ, ये देखो 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ डायरेक्टली वो ऐसे जा रहा है। क्लियर है, समझ आ रहा है आपको, फील आ रहा होगा, दिख रहा है क्या, देख लो, क्लियर है क्या, ठीक है ना। किस तरीके से चलेगा भाई, है ना। और बिल्कुल हमें समझ भी आता है यहाँ पे, बिकॉज इसका डेरिवेटिव जो है वो 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स है, मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा इंक्रीज करेगा, दोनों ही एक्स ग्रेटर दोनों ये तो हमेशा ही इंक्रीज करेगा 2 टू दी पावर एक्स क्यूब। और नेचर जो है वो कुछ ऐसा होगा, इन द इंटरवल 0 to 1 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 टू दी पावर एक्स क्यूब, बिल्कुल सही है। और 1 के बाद 2 टू दी पावर एक्स क्यूब जो है वो 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर से बराबर है। क्लियर, सिंपल सा इतना चीज, ठीक है, क्लियर। तो चलो, तो इसके बाद देखो एक सिंपल सा नोट है ना आपका वो शीट में, वो आप पढ़ लीजिएगा, अभी टाइम एनफ हो गया तो आज के लेक्चर में। और उस नोट के लिए एक और लेक्चर बनाओ, ऐसा मेरा कोई मन नहीं है खास, तो आप वो खुद से पढ़ लीजिएगा। 1-2 पेज का एक नोट दे रखा है, सिंपल सा चीज इवन आउट फंक्शन में, वो जो प्रॉपर्टी 7 पर आया था ना इवन आउट फंक्शन पे बेस्ड, उसी के ऊपर है ना, कि अगर वेरिएबल लिमिट्स के साथ कभी ये इवन होता है, कभी ये ऑड होता है। अगर इंटीग्रेशन दे करके कभी कोई फंक्शन डिजाइन किया और उसका इवन ऑड अगर पूछ लिया कि ये फंक्शन इवन है या फिर ऑड है बताओ, तब आपको वो चीज यूज करना है। क्लियर है, तो वो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा उसमें है नहीं, ठीक है। तो आप खुद से पढ़ लेना वो 1-1.5 पेज और पढ़ के आराम से क्लियर कर लेना उसको, ठीक है। तो अगर वो समझ नहीं आता है तो मेरे को आप जूम में क्लास में बोलोगे, मैं आपको डिस्कस करके दे दूंगा उधर। क्लियर है, तो उसके लिए मैं और अभी और टाइम भी नहीं है आज, और एक्स्ट्रा में उसको बढ़ा भी नहीं रहा फालतू में। क्लियर है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ओवर है ना, और कुछ है नहीं, एक एक चीज कोना कोना छानबीन करके पढ़ा दी। और क्वेश्चन का वैरायटी बहुत कुछ आएगा, है ना, टेस्ट में भी आपको देखोगे बहुत सारे वैरायटी दिखा रहा हूं मैं, और शीट में भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो वो सब करो तो और टॉपिक अच्छे से क्लियर होता जाए। क्लियर है, तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते दोस्त, अलविदा, और पढ़ते रहिएगा और जो भी डाउट है अकॉर्डिंगली पूछते जाइएगा। क्लियर।